ठीक, आगे बढ़े। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है भारत की जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको और मजबूत करने के लिए एक आईएनएस पनडुब्बी हरिघात का लोकार्पण किया। ठीक, पहले पनडुब्बी जिनको 2016 में जो लोकार्पण किया गया था, क्या नाम है उसका? जो कह रहा समझ में आ रहा है ये? अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा जो आईएनएस क्या है, अरिघात, आईएनएस अरिघात, ठीक, ये सेकंड नंबर का है। प्रोजेक्ट 75 है, एक प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत पनडुब्बी को डेवलप किया जा रहा है भारत में। ये उनमें ये सेकंड नंबर का है ये। ठीक, पहले जो है जो 2016 में जो है जिनको डेवलप किया गया था उसका जलावतरण किया गया था, क्या नाम है उसका? एक ये छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के साथ साथ जो है राज्य सरकार ने जो है अभी ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज लाने वालों के लिए जो है उन्होंने प्राइज की जो है घोषणा किया है। कितना कितना? हम्म, हाल ही में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को जो है और उसके जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है और उसके पूरे इकोनॉमिक सिनेरियो है उनको और मजबूती से जो है चित्रण करते हुए एक एक जो रेटिंग एजेंसी है उसने विकास दर जो पहले जो है 6.2 अनुमानित किया था उनको 7.2 कर दिया। कौन सी कंपनी, कौन सा रेटिंग एजेंसी? हम्म, नहीं है। विश्व स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है एक जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ का प्रभाव पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां पर और किसके द्वारा? हम्म, हम सोचते हैं कि पीएससी की तैयारी करेंगे और राज्य की सबसे बड़ी सेवा में हम जाने का सपना देख रहे हैं, मीन्स स्टेट सर्विस एग्जाम को क्लियर करके। और स्टेट में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। सोचिए खुद से और पूछिए अपने आप से, एग्जाम निकालना है तो किस तरह से? ये बेसिक तरीका होता है एग्जाम निकालने का, और ये एक बेसिक जो तरीका है इसको पालन करके लोग बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। ठीक, इसकी आवश्यकता है ये हमारी आवश्यकता है एग्जाम की है। ठीक है, और ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं और ये अभी भी बता रहा हूं मैं। अगर इनको थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं करते चले गए तो हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। हम उस भीड़ में सम्मिलित होने वाले हैं जिसमें जो है हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं और 2 3 4 5 6 7 8 10 साल तक बर्बाद कर रहे हैं अपने लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम को वो। तो ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा और उस पर वर्क कीजिए। और हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं इस पर अभी? पतन वाला पार्ट है। कल जो है क्लास का सेकंड पार्ट में जो है टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, क्लास टेस्ट वाला पार्ट है, उसमें कुछ वैदिक के भी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। और बाकी जो है फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और फोर्थ में ना वैदिक में कुछ बेसिक बात है, उसको बनाएंगे तो भी और नहीं बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। मगर बाकी जो इधर का पार्ट है जैसे हड़प्पा तक का वो बनने चाहिए। ठीक, प्री वाले पार्ट में से। ठीक है, आगे बढ़े अब। हम्म, तो कल मैंने क्या डिस्कस किया था? कल मैंने क्या डिस्कस किया था? ठीक,
कल क्या डिस्कस किया था मैंने? ठीक है, थोड़ा सा बताया था ये। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली जो हम ये समझे थे उस समय कि उत्तर हड़प्पाई जो चरण है उसमें जो है जब हड़प्पा सभ्यता का जब मानते हैं कि अगर पतन हो रहा है या फिर उनके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, उस समय और समकालीन जो है किस किस तरीके से जो है बाकी और क्षेत्र में या फिर उसी क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक रूपांतरण हो रहा था। इनके साथ साथ जो है जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे। ठीक, तो इसके बेसिस पर ही जो है आगे जो है हम ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया या उसका रूपांतरण हो गया। हड़प्पा सभ्यता का या तो पतन हो गया या फिर उनका रूपांतरण हो गया ये। ठीक है, तो लगभग जो है इसी पृष्ठभूमि में सब कुछ हुआ है ये। इसी पृष्ठभूमि में सब कुछ हुआ है। अब इस पृष्ठभूमि में सब कुछ होने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से जो है पहले जो है ऐसा माना जाता था मगर बाद में ऐसा नहीं माना गया। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता जिनको पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिनको पहले सिंधु घाटी कहा जाता था, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, इनका उद्भव अकस्मात हुआ ऐसा जो है प्रस्तुत किया गया था। इनका उद्भव जो है अकस्मात हुआ और अकस्मात रूप से जो है इनका अंत भी हो गया, ऐसा जो है कुछ औपनिवेशिक जो इतिहासकार है उनके द्वारा स्थापित किया गया था। राइट, बाद में जो है जो अन्य जो जो इतिहासकार है उनके द्वारा इस पर अलग अलग विचार रखे और उसके बाद फिर जो है एक नई प्रकार के जो है विचार और भी साथ में आए। ठीक है, इनके उद्भव से संबंधित भी है और साथ में उनके उत्थान और साथ में उनके पतन को लेकर के भी है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक लंबी जो है दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम रहा, चाहे वहां उद्भव हो चाहे वहां जो है उनका समापन या फिर उनका रूपांतरण हो। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये? और ये जो घटित हुआ है, ये जो घटित हुआ तीन बड़े सेगमेंट है ये। हड़प्पा सभ्यता के तीन बड़े सेगमेंट। हड़प्पा सभ्यता के तीन बड़े सेगमेंट मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? तीन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें जो समझना है एक्चुअल में जो है हम जिस टॉपिक पर जाने जाने वाले हैं एक्चुअल में वह है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन और हड़प्पा सभ्यता के पतन या उसके रूपांतरण के बाद जो है नई संस्कृति जो है किस किस तरह से और कहां पर विकसित हुए। समझ में आ रहा है? दूसरी बात हो गया। उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर जो है अगर ये हड़प्पा सभ्यता का अगर मान लो पतन या रूपांतरण हो गया तो इनका जो है भारत के लिए जो है किस प्रकार से महत्व है, हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व है, उसके साथ साथ जो है हड़प्पा सभ्यता की विरासत क्या रही है। ठीक है, हमें इसको थोड़ा समझना है एक्चुअल में। वो तो दो तीन बातें हैं जो एग्जैक्टली जो है अगर समझा जाए तो वो मूल रूप से जो बातें हैं वो एग्जैक्टली किसमें है, वो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उत्थान और पतन की जो प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है अगर देखा जाए तो वो। ठीक है, कोई पहले का है और कोई बाद का है। समझा रहे ना? ये जो तीन चरणों में गठित हुए हैं। अब तीन चरण मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं मैं? पूर्व हड़प्पाई चरण है और दूसरा कौन सा है? परिपक्व हड़प्पा का चरण है और दूसरा कौन सा है? उत्तर हड़प्पाई का चरण। समझ में आ रहा है? ये तो थोड़ा सा दिमाग को जो है इस तरफ तीन सेगमेंट में डिवाइड करके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं? मूल बातें जो है कहां से निकल के आएगा हमारा? मूल बातें कहां से निकल के आएंगी इसमें? अब कितना लिखे? 30। ठीक है, ये तो बहुत तेजी से बता दिए अभी। ठीक है, मगर थोड़ी देर पहले जो है जब मैंने कुछ पूछा था तो फिर उसमें एक भी जवाब नहीं आया। जिनका संबंध आपके एग्जाम से है, इसका संबंध एग्जाम से नहीं भी है तो अभी याद नहीं रहेगा तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत मन मन मुस्कुराने से जो है काम नहीं चलता है। आपको मन और धीरे से जो है शांतित होकर के पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एक साथ लूंगे इसमें। यह तो ब्रॉड वे में समझने का प्रयास करना है। प्रयास करना ऐसा नहीं, प्रयास करना ऐसा नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हड़प्पा
सभ्यता, ये तो ये हो गया, मूल बात है ये। ठीक, अब इसमें जो है काफी शिकायत है कि मेरी बातें ये फिर मैं लिखता हूँ वो समझ में नहीं आता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है मैं भी प्रयास ही कर सकता हूँ कि थोड़ा ठीक लिखूं। ठीक है, और ठीक, हाँ, तो इसमें जो है हमें जो बातें समझनी एग्जैक्टली जो है वो क्या बता रहा हूं मैं इसमें, तो 3 बातें ले रहा हूं मैं ये। अब 3 बातें मतलब कौन कौन सा हो गया इसमें, एक तो जो है, एक जो है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा बनाते हुए चलता हूं, वो 3 चरण है इसमें ये। इसमें कौन सा हो गया, 3 चरण। और इसको थोड़ा सा पहले मैं ब्रॉड में ले रहा हूं, उसके बाद फिर यहां फिर सेपरेट सेपरेट में आगे बढ़ जाएंगे ये। पहले थोड़ा सा माइंडसेट बन जाए इनमें। ठीक है, तो एक सेगमेंट कौन सा हुआ इनका, ये थोड़ा परेशान करता है। वो एक हो गया, और यहां पर मैंने 2 नंबर ले लिया, और यहां पर तीसरा ले लिया। ठीक है, तो तीनों में जो है क्या क्या बातें आ जाएंगी इसमें। पहले वाले में क्या है, ये क्या है, कौन सा चरण हुआ ये, पूर्व हड़प्पाई चरण। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये पूर्व हड़प्पाई चरण। ठीक है, और वो कौन सा कालखंड है ये, 3200 बीसी से लेकर के जो है कब तक है ये, और 2600 बीसी तक। ये वाला सेगमेंट होगी, ये वाला खंड हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कौन सा है, परिपक्व हड़प्पा का चरण, ये हो गया। ठीक, और इसमें कौन सा है, 2600 बीसी से लेकर के जो है कब तक है, 1900 बीसी तक। ये हो गया। अब उसके बाद तीसरी जो बातें हैं ये कौन सा है, उत्तर हड़प्पा का चरण। और ये कब तक है, 1900 बीसी से लेकर के कब तक है ये, 1300 बीसी तक। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारी घटनाएं एक साथ में आ जाएगा। इसके समानांतर जो है, जो मैक्स मुलर ने जैसे बता रखा कि 1500 बीसी से जो है कि इस तरफ से जो है किसका, वैदिक सभ्यता का भी। ठीक है, इस तरफ किसका, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का भी क्या है, इसका प्रारंभिक शुरुआत हो जाएगा, पूर्व जो है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये समानांतर मतलब कौन सा हो गया, पूर्व वैदिक काल वाला फेज भी शुरुआत हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो प्रारंभिक या पूर्व जो हड़प्पाई चरण है, ये तो हमने समझ लिए कि यहां पर जो है कई क्षेत्रीय संस्कृति थे। ठीक है, इसमें कई क्षेत्रीय संस्कृति और मूल रूप से कौन सा, नवपाषाणिक संस्कृति। और नवपाषाणिक संस्कृति से जो है यहां पर जो है नवपाषाणिक जो बस्ती थी बेसिकली, और नवपाषाणिक बस्ती ने क्या किया, यहां पर नगरों के उदय को, इनके उदय को आधार दिया। यही हुआ। ठीक, अब यही जो है आगे चलकर के इस वाले फेज में है। ठीक है, ये आगे चल करके इस वाले फेज में, मतलब प्रारंभिक स्तर में अगर ये समझे, इसको थोड़ा सा ऐसा मैं छोटा सा मैप बना दिया तो ये एग्जैक्टली जो है ऐसा समझा जाए। ठीक है, यही वाले फेज में है। तो ये वाला फेज हो गया। अब उसके बाद फिर जो है इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो यहां पर समझ लो कि ये ग्रामीण छोटी छोटी बस्तियां हैं, नवपाषाणिक बस्तियां, चाहे मेहरगढ़ की बात कर लेंगे या फिर इधर कोटडीजी की बात कर देंगे। ठीक है, या फिर और बाकी जितने भी है। ठीक, उसके बाद फिर ये जो वाला फेज है, तो यहां पर क्या हुआ, बड़े नगरों का, नगरों का क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, नगरों का उदय, या फिर इनको ये कहा जाए उद्भव, ओरिजिन। आप ठीक है, यही है, ये ओरिजिन हो रहा है उनका, ये उद्भव हुआ। ठीक है, तो इसको कहा जाएंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। राइट, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो है मूलतः जो है ये सेगमेंट है, ये पहले वाले चरण का है ये। समझा रहे ना, ये ब्रॉड में थोड़ा सोचना है, और इससे फिर काफी सारी बातें जो बड़े प्रश्न आएंगे तो उनको आप ठीक तरह से समझ सकते हैं। और आगे जो वैदिक वाला जो फेज है और उसके कंटेम्प्रेरी जो है, जो और भी जो संस्कृति का विकास हुआ है, उनको भी आप ठीक प्रकार से
समझ सकते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, ये परिपक्व हड़प्पाई चरण का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बड़े नगर है, ठीक है, जो वृहद नगर कह सकते हैं इनको, वृहद नगरों का, वृहद नगरों का उदय तो हो गया था, वृहद नगरों का या फिर नगरों का विस्तार ये कह सकते हैं इनको। वो यहां पर क्या है, नगरों का विस्तार हुआ और विस्तार एवं उनका विकास। ठीक, और यही इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने क्या कह दिया, ये नगरों का उदय वाला सेगमेंट हो गया। और यहां पर क्या कहेंगे उसको, नगरों का उत्थान। यही हुआ। अब इसकी बेसिस पर जो है यहां पर क्या है, कई नगर बने हैं इस समय जो है, कई नगर। अब कई बड़े नगर का मतलब किन किन की बात कर लेंगे, अब जितने बड़े नगर जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के, आप ये सबको यहां पर ले सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, और सब जो है किसमें, कोई नदी के किनारे तो कोई और इस तरह की है, इस तरह से ये इनमें से है। ठीक है, तो यहां पर भी हो गया इसमें। ठीक, इस तरह से ये कालीबंगा और बाकी मोहनजोदड़ो, लोथल और ये सुत्का गंडोर और ये बाकी सब चीजें इस तरह से है। ठीक, ये हुआ। अब उसके बाद तो ये कौन सा हो गया, नगरों का उत्थान, मतलब ये कौन सा फेज हो गया, हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्थान वाला फेज हुआ, मतलब इनका क्लासिकल फेज है बेसिकली कहा जाए तो ये। ठीक है, ये क्या है उनका क्लासिकल फेज। जैसे हम कहते हैं ना कि जो गुप्ता पीरियड है उनका भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास का वो क्लासिकल फेज है, शास्त्रीय युग कहते हैं, स्वर्ण युग। जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो महाश्रीगुप्ता बलार्जुन का जो युग माना जाता है तिरपुर के पांडु वंश के इतिहास में, राइट, यही है ना, उनको क्या बोलते हैं, शास्त्रीय युग है ये। ठीक है, रमेंद्रनाथ मिश्रा और बाकी और लोगों ने उनको जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल, स्वर्णिम काल, कोई उनको दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्णिम युग, इस प्रकार से जो उनको संज्ञा दिया है। तो वैसे ही जो है ये जो है क्लासिकल एज है बेसिकली, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। ये क्या है, उत्थान का। तो जितने भी नगर बने सब वो इसी फेज की बात कर रहे हैं, जो अस्तित्व में रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, ये नगरों का ये चरम युग है ये, क्योंकि पतन की प्रक्रिया या उसमें क्षरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कब से होगा, वो एक चरम अवस्था में पहुंचने के बाद। समझ में आ रहा नहीं है, तो जब तक जो है वो चरम अवस्था में नहीं पहुंचा है, जब तक जो चरम अवस्था में नहीं पहुंचा है, तो उसके पहले तक की जो प्रक्रिया है, उदय से लेकर के, उदय और वहां से क्या है उनका उत्थान। समझ रहे नहीं है, तो ये जो है एग्जैक्टली अगर ऐसा समझा जाए तो समाजशास्त्र में जो है हमारा जो एक संस्कृतिकरण और पर संस्कृतिकरण, कल्चरलाइजेशन एंड जो है डी कल्चरलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड जो है डी सिविलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड डी सिविलाइजेशन ये पढ़ते हैं। और ये हम जो सभ्यता, समाज और एक संस्कृति जो चैप्टर है हमारा, समाज शास्त्र में एक टॉपिक है हमारा समाज और संस्कृति, समझा ना ये टॉपिक है समाज शास्त्र का, उसमें ये हिस्सा पढ़ते हैं एक्चुअल में ये। ठीक है, कि उसमें सभ्यता और असभ्यता के तरफ, मतलब पहले असभ्यता से जो है सभ्यता के तरफ, और उस सभ्यता से जो है किस तरफ, असभ्यता के तरफ, जो 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 परिवर्तन जो होता है, तो उसके लिए कई अलग अलग सिद्धांत भी दे रखे हैं ये। समझ रहे जो कह रहा हूं मैं ये, तो बड़े जो समाजशास्त्री है, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े इसमें सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, अब कई प्रकार के सिद्धांत है, ये मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये समाजशास्त्र हिस्सा है। तो ये अगर इस प्रकार थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पर। ये डी पहले क्या है, डी सिविलाइजेशन है, नियो रिवोल्यूशन, नियो जो लिथिक जो एज है, ये फिर नियोलिथिक जो रिवोल्यूशन हुआ, उसके पहले एग्जैक्टली क्या है, वो डी सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता है ही नहीं है ये। सभ्यता जब कब कहते हैं, जब लोगों के वृहद क्षेत्र जो लोग रहते हैं उनका एक जीवन शैली का मानकीकरण हो जाता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है उनका ये,
तब उनको सभ्यता कहते हैं ना, राइट। इस तरह से ये तो एग्जैक्टली इनके पहले अगर देखा जाए तो वो बेसिकली क्या है, वो कोई सभ्यता ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से उनका जो है मानकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। यही जो मानकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुआ, मतलब उनका क्या हुआ, एक क्या हो रहा है एक्चुअल में यहां पर से, वो जो सिविलाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक क्या है, उनकी ये चरम अवस्था है ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या हो गया, उनका डीसिविलाइजेशन हो गया है ये। समझ में आ रहा है नहीं, ये इसको अगर ऐसा समझा जाए, इनको अगर ऐसा समझा जाए जैसा जो है उसमें एक मॉडल के रूप में समझाया जाता है, इनको ऐसा समझता है कि एक बड़े जो है, अगर हम कोई बड़ा एक बृहद क्षेत्र ले लिए, इनको कोई बड़ा एक बृहद क्षेत्र ले लिए, इनको मैंने ऐसा ले लिया ऐसे, तो इसमें जो है ये अलग अलग फेज बताए जाते हैं। ये इसमें जो है सभ्यता के विकास और पतन का जो है अलग अलग फेज माना जाता है। ये सभ्यता के विकास और पतन, ठीक है, वो किस तरह से होता है, इसके लिए बड़े बड़े जो है सिद्धांत है। उनमें से एक जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है हमारे पीएससी में, मेंस में, समाज शास्त्र का हिस्सा है ये। तो इसमें जो है कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो कुछ कहते हैं, जिसे पता है ना, एक अकस्मात हो जाता है, कोविड आया, किसी बड़े जो है सभ्यता को बर्बाद कर दिया। चमोली में जिस प्रकार से जो है आए थे, 2011-13 में भी आए थे, मालूम भी होगा वो। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से क्या है, ऐसी भी सभ्यता का बर्बाद समापन हो जाता है। ये भी एक कारण है, मतलब कोई अकस्मात प्राकृतिक घटना हो गया, महामारी फैल गया, तो सभ्यता के विनाश के लिए ये भी कारण होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, मगर एक जो कारण जो है, जो पश्चिम में जो है कुछ जो समाजशास्त्री है और साथ में भारत में भी कुछ समाजशास्त्री है, उनके द्वारा जो है ऐसा बताया गया, मॉडल डेवलप किया गया कि इसमें ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ये एग्जैक्टली क्या है, एक प्रक्रिया होता है। ये एग्जैक्टली क्या है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जो पहले जो है, जो असभ्य लोग, जो पहले जो है कुछ जो असभ्य लोग या फिर पर्टिकुलर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वही लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है एक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक ग्रेजुअल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है किस तरफ चले जाएंगे, वो सभ्यता की ओर जाएंगे ये। ठीक है, और उसके बाद जो है चरम अवस्था में पहुंचने के बाद, चरम अवस्था में पहुंचने के बाद जो है उनको, उनका फिर से क्या होता है, डी सिविलाइजेशन होता है। ये समझ में आ रहा है ये। तो ये मानते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है एक क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये इनका जो मानना है। अब यहां से जो है ये फिर ये, चलो हम इसको, जैसे मैंने बताया, ये जो है बिल्कुल वो असभ्यता का जो है स्तर है, और वहां से किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सभ्यता की तरफ। यहां तक किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो एक सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये, यहां से ये इस तरह से ये। अब उसके बाद फिर यहां पर जैसे कि प्रारंभ हुआ, प्रारंभ से अब यहां पर कैसे पहुंच जाएगा, वो एक परिपक्व अवस्था में, और परिपक्व से फिर जो है उनका क्या है, एक पतन की प्रक्रिया, और इस प्रकार से एक साइकिल जो है ये, इनको बोलते हैं चक्रीय सिद्धांत कहते हैं ये। इनको क्या कहते हैं, चक्रीय सिद्धांत। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें ऐसा सोचना है ये। तो जो कल्चरलाइजेशन और डी कल्चरलाइजेशन भी जो कहते हैं, सांस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण, ठीक है, तो ये बातें इस तरह से चलती है हमारे पास में ये। ठीक है, तो इसमें जो है, इसी में ले रहा हूं मैं, इसी में कह रहा हूं मैं कि ये जो पूर्व हड़प्पाई वाला जो फेज था, और इस तरह जो परिपक्व जो हड़प्पाई वाले फेज था, तो पूर्व हड़प्पाई वाले फेज ने क्या किया, उन नगरों के उद्भव को जो है प्रेरित करके, ठीक है, और कुछ कुछ जो छोटे नगर उनको और संक्रमण जो ग्रामीण से थोड़ा सा नगर की तरफ बदल रहे थे, उनका शुरू बदल रहा था, और यही फाइनली किस में आ गए, परिपक्व वाले चरण में बड़े बड़े नगर बन गए। तो क्या है, एक सभ्यता, सबका मानकीकरण हो गया, ईंट से लेकर के जो है उनके जो है बड़े भवन और जो संरचनाएं हैं वहां तक उनका मानकीकरण हो गया। यही हुआ था एग्जैक्टली जो है ये। ठीक है, अब उसके बाद हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, ये मतलब कब, किस कालखंड की बात कर रहे हैं हम अब उसमें, 1900 से बात कर रहे हैं, 1900 बीसी से बात कर रहे हैं। तो 1900 बीसी से फिर आगे जो किस फेज की बात कर रहा हूं मैं अब, ये उत्तर हड़प्पा का चरण। ठीक है, उत्तर हड़प्पा का चरण। अब उत्तर हड़प्पा के चरण में जो है काफी सारे परिवर्तन और कई सारे फैक्टर एक साथ में काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी कल ये डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है,
कई, और इसके बारे में जो है कई परिकल्पनाएं हैं, इनके बारे में जो है कई परिकल्पनाएं हैं। तो परिकल्पना जो है वास्तविक हो भी सकता है और वास्तविक नहीं हो सकता है। परिकल्पना मतलब क्या है? एक कल्पना है कि ऐसा कुछ, अनुमान है कि ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, ठीक है। मगर इस पर जो है कई बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं, इस पर जो है कई बहुत साइंटिफिक रिसर्च, जो कि ये जो बातें कहते हैं कि प्राचीन जो सभ्यता यूं ही खत्म नहीं होता है, कुछ तो बड़े कारण रहे होंगे। अब तो उसका कोई हाइपोथेटिकल बातें कह देने से भी कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर देश की बात हो रही है, उस देश की जो है सबसे पुरानी जो विरासत है उसकी बात हो रही है, तो उनको हल्के में कैसे लिया जा सकता है? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस तरह से जो है ये उत्तर हड़प्पाई चरण में जो है जो कुछ अलग अलग प्रकार की जो है परिकल्पनाएं, तो प्रारंभिक स्तर पर इनकी परिकल्पना कहां से आएगा, क्यों? और उस समय तब और उस समय तब जब समकालीन भारत में जिस समय इस सभ्यता का जो है पता चला है, उस समय औपनिवेशिक सत्ता का जो है हम आधीन है, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन है। और वो जो है अपनी औचित्य को सिद्ध करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये देश जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज किया गया, ये मदारी और सपेरों वाला देश है। तो उस समय स्वाभाविक है वो कौन सी बातें कहेंगे, पतन में जो है किस प्रकार की बातें कहेंगे, या फिर इसके बारे में किस प्रकार की बातें कहेंगे? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, मतलब ये जो है कोई श्रेष्ठता या इसमें कोई बहुत अच्छा, इसमें कोई उत्तमता इस प्रकार की नहीं है, ठीक है। यहां भी लोग उस प्रकार से बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, इससे बेहतर तो हम लोगों ने कर रखे थे, चाहे उधर सेंटर एशिया में हो चाहे उधर थोड़ा सा और आगे वाले फेज में हो। समझा रहे नहीं है? तो वो अपने जो है शासन के जो है औचित्य को यहां पर ठहराना चाह रहे थे, ठीक कि हम ठीक प्रकार से शासन, या फिर ठीक शासन करके हम ठीक कर रहे हैं। यहां पर हम आए हैं आक्रमण ही कर रहे हैं, आक्रमणकारी के रूप में आए, किसी रूप में भी आए, मगर यहां पर आए हैं तो हम ठीक गए हैं, राइट। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है, इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जितने भी उस समय विचार रखे गए वो सब इसी परिप्रेक्ष्य में रखे गए, ठीक है। और जैसे पहले मैंने डिस्कस कर चुका था उस समय, पहले बता चुका हूं मैं कि समकालीन परिस्थितियों में जो है उस पहले थोड़ा सा ही है, अब तो खैर बहुत सारे सेंटर बन चुके हैं हिस्ट्री के जो है स्टडीज के लिए, हिस्ट्री और कल्चर इस सब के इस अध्ययन के लिए कई बड़े अब सेंटर है। भारत में उसमें बड़ा नाम आता है, अब ये हिस्टोग्राफी के अध्ययन में भारत एक बड़ा नाम आता है। ये हिस्टोग्राफी मतलब इतिहास लेखन में, यह ठीक है, काफी डेवलप्ड है इंडिया में ये, ठीक है। तो पहले जो है वो रूस में मास्को और इस तरफ जर्मनी में जो है बर्लिन और उस तरफ जो है लंदन, तीन बस हुआ करते थे। और वहीं से फिर इन लोगों ने अपनी अपनी बातें कहना शुरू किया, किनके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। समझा नहीं गया? ठीक है, यहीं से जो है मतलब किनकी बात कर रहा हूं मैं? इस हड़प्पा सभ्यता का जो है जो उत्तर चरण है इसी के बारे में ये, ठीक है। जबकि एग्जैक्टली जो है अब इसमें कई सारी बातें, अब इसी में क्या क्या होगा, इसी में क्या क्या बात होगा? एक तो इसमें क्या होगा, जो ये लोग जिस तरह से कहेंगे उसमें क्या मानेंगे? हड़प्पा सभ्यता का पतन मानेंगे, एक बातें हुआ, ठीक। दूसरी बात है इनमें, अब पतन हुआ तो पतन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी मैं अभी जस्ट बात करूंगा, इसके तुरंत बाद में, ठीक है। दूसरी बात इनमें से ये, इनके साथ दूसरी बातें जुड़ी होती है। अगर चलो पतन हो भी गया, मान लो वो कहां पर पतन हुआ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये तो ये तो केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बातें हो रही है ना, केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र जो भारत में वर्तमान जो भारत का जो क्षेत्रफल उसका 1/3 हिस्सा है, ये उतना ही है ना। मगर बाकी और क्षेत्र में क्या? मगर जो है समकालीन भारत में जो है और बाकी और क्षेत्र में क्या चल रहा था? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? अगर चलो ठीक इनका पतन हो रहा था तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में भी, इसमें भी अगर यहां पर जब पतन हो भी रहा था तो हड़प्पाई का पतन हुआ तो स्वाभाविक है वहां कुछ तो लोग रहे, कोई तो लोग रहते रहे होंगे। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनके साथ स्वाभाविक है जो है इस हड़प्पा के पतन के बाद कुछ लोगों का समुदाय, या तो हो सकता है उनकी अपनी कोई विशेष संस्कृति रही होगी,
मगर वो स्वाभाविक है, कहां पर रहेंगे? कि उसी क्षेत्र में रहेंगे जहां पर पहले कौन रहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? और ये जो है सब क्षेत्र वाले, भले ही जलवायु परिवर्तन हो जाए मगर कुछ तो रहेंगे लोग ना। ठीक, तो ये वाला हिस्सा मतलब कौन सा हिस्सा हुआ इसमें? हड़प्पा के जो है उत्तर में जो संस्कृति आया। समझा रहा है ये? तो एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसको थोड़ा आगे ले लूं, अब दो तीन बातें एक साथ मिक्सअप करके आएगा इसमें, तो वो तो भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ, तो मैं एक सेगमेंट बस ले रहा हूं यहां से। अभी है कौन सा ले रहा हूं मैं? उत्तर हड़प्पा का चरण। ठीक है, अब इसमें जो है एक जो बातें हैं वो इसमें एक मान लीजिए कौन सा, कि इसमें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति आएगा। ठीक है, कहां पर रहेगा? उसी क्षेत्र में रहेगा जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये समझ में आ रहा है ना? ये है? आ रहा है ना? ये उसी क्षेत्र में ये। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल किसका लिया था? एक झूकर संस्कृति नाम बताया था मैंने ये। ठीक है, झूकर संस्कृति बताया था मैंने, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा दिमाग में कभी रहे तो कभी कुछ नहीं तो बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा पॉपुलर भी है ये संस्कृति जो है। ठीक है, अब उसका तो ज्यादा कुछ बता नहीं, तो फिर यही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो कौन सा? जुकर, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने। और जुकर में जैसे कि चौधड़ो और आमरी नाला ये सब बता रखा था, उसकी जगह के नाम है ये। ठीक, एक ये हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इसमें उनके साथ साथ ये अब उसके साथ साथ फिर इसमें और क्या आ जाएगा? कुछ कुछ बातें जैसे कि इसमें ठीक है, तो एक कौन सा हो गया? जो हड़प्पा के बाद, हड़प्पा क्षेत्र में ही जो है विकसित हुए वो वाला क्षेत्र। अब इसके बाद बाहर वाले क्षेत्र में, इसके बाद बाहर वाले मतलब उत्तर, इस हड़प्पाई चरण में जो है, अभी कब की फेज बताया मैंने? ये 1900 बीसी से कब तक है? ये 1300 बीसी में ना। ठीक है, तो इसका तो इधर पतन हो रहा है। ठीक है, मगर इसके बाद, अब किसके बाद की बात कर रहा हूं मैं? इस हड़प्पाई जो क्षेत्र है उनके बाहर। हड़प्पाई क्षेत्र के बाहर की संस्कृति, हड़प्पाई क्षेत्र के जो बाहर है उनकी संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं ये। अब उनकी संस्कृति मतलब जो है वो किस क्षेत्र में हो गया? इनको अगर यहां पर ऐसा बना दिया जाए, ठीक है, अब ये इस वाले क्षेत्र को तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, इनको जैसे अगर ऐसा कर दिया जाए, इनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसका जो है थोड़ा सा बाहरी हिस्से में आएगा ये, कुछ बाहरी बाहरी हिस्से में। बाहरी बाहरी हिस्से मतलब कौन कौन सा हो गया? थोड़ा सा जो है कुछ ये इस वाले हिस्से में आ जाएगा, कुछ यहां पर ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और कुछ आगे जो है इस तरह की हिस्सा आ जाएगा। और ये जो वो जो कह रहे हैं ना, ये जो झूकर संस्कृति जो है वो इस तरह से ये वाला हिस्सा में था। वो यहां पर क्या था? वो झूकर संस्कृति। ठीक है, वो क्या है? झूकर। तो एक इधर वाला हो गया ये। अब उसके बाद फिर देखो, ये एक तो में आपके कॉन्सेप्ट को, आपको समझ को मजबूत कर देगा, बस इतना ही है। ठीक है, और यहां पर फिर जो है ये इधर वाला बड़ा क्षेत्र आगे जो है ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। ठीक है, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र।
अब ये जो बड़े क्षेत्र पर, वृहद क्षेत्र पर, अब इसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी समझ लीजिए। मतलब पहले कल ही डिस्कस किया हूं मैंने कि पहले नवपाषाणी संस्कृति, फिर साथ में समकालीन जो है आगे उत्तरोत्तर काल में जब ये हड़प्पाई और उनका जो है पतन और साथ में चल रहा, तब उसमें एक ताम्रपाषाणी संस्कृति का भी उदय हुआ। ठीक है, और ये दोनों पेडलर चल रहे थे। तो स्वाभाविक ही इन सब में जो है कौन सी संस्कृति का उदय होगा, यहाँ पर मुख्यतः ताम्रपाषाणी की बस्ती। कौन सा हो जाएगा? ताम्रपाषाणी की बस्ती। अब ताम्रपाषाणी की बस्ती में जो है कई प्रकार की बस्ती, कई बस्ती मतलब जैसे कि अगर इसको जो राजस्थान वाला जो है, राजस्थान मतलब पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र अगर देखे तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा ऐसे लीजिए, यहाँ पर क्या है, बनास, नाम सुने, बनास संस्कृति, बनास जगह की नाम है ना, ये बनास नदी भी है, बनास संस्कृति। ठीक है, ये हो गया। पहले सोथी संस्कृति बताया था मैंने एक पुराना, ठीक है, कालीबंगा वाला क्षेत्र, मगर अब वो कालीबंगा भी तो क्या है, पतन हो गया है, तो घग्गर और हकरा नदी बचेगा, और बिल्कुल गंगानगर चूरू डिस्ट्रिक्ट, चूरू जगह बताया था मैंने, ठीक वही क्षेत्र है ये, तो वो वाला क्षेत्र हो गया। अब उसके बाद ये जो क्षेत्र है, अब ये इधर जो मध्य वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला, और यहां से मैं थोड़ा इसको ऐसा भी ले लूं, चलो तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा ना किया जाए इसको ऐसा, ठीक है। और ये अब यहां पर एक हम पुराना जानते हैं, यहां पर कौन सा वो चल रहा था, नदी है कौन सा, बेलन नदी, तो नदी तो रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है, मतलब कौन सा, मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है ये। अब वो एक्चुअल में अगर देखे तो छत्तीसगढ़ से भी बहुत करीबी करीबी है ये, छत्तीसगढ़ से भी बहुत ही करीबी है, ठीक है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअल बीचों बीच में क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा और नर्मदा और तापी भी है, तो उतना आसान नहीं है इधर पहुंचना। मगर यहाँ पर हड़प्पा और जो विंध्याचल दोनों लगभग इस तरफ उनके मीटिंग पॉइंट अगर कहा जाए तो ये सरगुजा वाले क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा वाले क्षेत्र में। और ये यहां से अगर देखें तो फिर क्या है, रिहन बेसिन है, पता होगा ना, ये ज्योग्राफी में जो है रिहन बेसिन, तो रिहन बेसिन वाले क्षेत्र से बहुत आसानी से जो है उस उत्तरी क्षेत्र, मतलब निचला गंगा के जो मैदान वाला क्षेत्र है, वहां से बहुत आसानी से जो है थोड़ी सी नदी के किनारे किनारे, और किस नदी किनारे किनारे, रिहन नदी के किनारे किनारे बहुत आसानी से आया जा सकता है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से जो है धीरे धीरे जो है बेलन नदी घाटी के जो लोग, और उसके बाद फिर इधर साइड में चिराद भी हुआ करता था, और इधर फिर छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र, वहां भी लोग रहते थे, मुंडा भाषी जो है पर्सन, मुंडा स्पीकिंग पीपल, यही वाला, ठीक है, मुंडा भाषी समझते ना ये, ठीक है वो। तो ये लोग जो है धीरे धीरे इसी छत्तीसगढ़ के इसी क्षेत्र, अब समझ रहे हैं ना ये, कि जो रिहन नदी है वो थोड़ा सा निचला हिस्सा है ना, रिहन मैदान, उसके बाद में क्या है, वो सरगुजा बेसिन, ये तो पढ़े होंगे जो सभी सर पढ़ाए भी होंगे, ठीक, तो उससे जो है आसानी से जो है इस तरफ छत्तीसगढ़ की तरफ में आया जा सकता है, बहुत आसान है। तो इसके बेसिस पर फिर वहीं पर जो है जोगीमारा, महेशपुर, कुदरगढ़, ठीक है, समझ रहे जो कह रहा हूं मैं ये, तो ये सब एग्जैक्टली क्या है, वो सब पसाणी वाला स्थल है ये, जोगीमारा ताम्रपाषाणी भी कहा जाता है ये, समझ आ रहा है ये। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो है ये जो है स्थल, और आगे चलकर फिर धीरे धीरे जो है यहां से फिर क्या है, अब इसमें फिर जो है ये छत्तीसगढ़, इसको ऐसा मैं थोड़ा सा बता दूं समझने के लिए, छत्तीसगढ़ इतिहास को समझने फिर बहुत हेल्प हो जाएगा आपको वो ऐसा, ठीक है, ये जो है ये, तो इस प्रकार से ये, तो ये सब जो है क्या है, एक साथ ये चल रहा है ये, ठीक। अब इसके समानांतर फिर जो है, अब ये अभी जो है समझो कि लोहा वाला नहीं आए हैं, उनके पहले की थोड़ी सी बात कर रहे हैं ये, लोहा वाला भी नहीं आए हैं, उनके थोड़ा सा पहले की बात करें तो इसी गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र और इस तरफ वाला क्षेत्र, और यहाँ जो है ये तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, और ये जो एमपी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये एमपी वाले क्षेत्र में जो है कुछ कुछ नाम बता रहा हूं भैया, ठीक है। कौन सा, मालवा संस्कृति, कायथा और एरन। एरन ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ऐतिहासिक स्थल है ये। कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एरन के जो है ऐतिहासिकता या उनके बारे में क्या जानते हैं, तो हम समझ रहे हैं अभी इसको, वो कौन सी संस्कृति, ताम्रपाषाणी संस्कृति, ये ताम्रपाषाणी संस्कृति। और वहां से लेकर के जो है एरन जो है मौर्य के समय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहा है ये, मौर्य के समय भी, और आगे जो है ये गुप्त काल में जो है भानुगुप्त यहाँ के राजा हुआ करते थे,
भानुगुप्त जो है वहां पर राजा हुआ करते थे, और उनका जो है एक अभिलेख मिला है, स्तंभ लेख उनका, एरन अभिलेख, अभिलेख मिला है ये 510 ईस्वी का। ये पता है ना, ये कौन सा वाला है? ये सती प्रथा के साक्ष्य वाला है। उसमें जो है एक राजा, ठीक है, एक राजा जो है कौन हुआ करता था, नहीं, एक बड़ा शक्तिशाली एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, जो गोपराज का नाना था। ठीक है, गोपराज का नाना मतलब कौन सा वाला? ये सुदेव राज, अपना कौन सा, ये सरब, कौन सा वंश? सरब पुरिया वंश। ठीक है, ये वाले संबंधित है ये, तो उसी संबंधित कौन सा? ये मालवा, कायथा और एरन। मालवा तो जानते हैं, मालवा का पठार। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ में आएंगे, मतलब कहां पर? महाराष्ट्र के तरफ। तो वहां पर कौन सा आ गया? जोरवे। कौन संस्कृति? जोरवे संस्कृति। समझ रहे नहीं? ये तो ये सब एग्जैक्टली किस समय चल रहा है? उत्तर हड़प्पा वाले चरण में ये सब चल रहा है। ठीक है, उत्तर हड़प्पाई चरण में ये सब चल रहा है। तो यहां पर कौन सा बताया मैंने? गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। तो यहां पर जो है इसमें कई संस्कृति, जैसे कि जो है धूसर मितभांड संस्कृति, धूसर मितभांड संस्कृति है। फिर आगे चल करके जिसमें और छोटी छोटी अलग अलग जो है संस्कृति आएगा इसमें ये। ठीक है, इसमें जो है छोटी छोटी अलग अलग संस्कृति आएगा ये। मतलब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? थोड़ा सा हम लोग अभी जो है लौह युग से पहले चल रहे हैं। और लौह युग से पहले के मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? लौह युग से पहले के मतलब कब की बात कर रहा हूं? लगभग लोहा जो मिला है अंतरजी खेड़ा से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, लोहा के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं यूपी में। एक जिला है एटा जिला। कौन सा जिला है? एटा जिला। यूपी में जो एटा जिला है, उस एटा जिला में जो है एक जगह का नाम है अंतरजी खेड़ा। ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? अंतरजी खेड़ा। ठीक है, तो अंतरजी खेड़ा और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास से जो है लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी के आसपास से जो है लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब वो तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है, तो जो मिला हुआ है जगह कहां पर है, ये बात कर रहा हूं मैं अंतरजी खेड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो यही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। कौन सा? अंतरजी खेड़ा। तो ये स्वाभाविक है। और मिला क्या है? लोहे का हल का फाल मिला, फाल मिला हुआ है। हल का फाल समझते हैं ना? ये हल में जो है नीचे जो ऐसे निकाल लगाते हैं नीचे सबसे इसका गहरी जुताई थोड़ा गहरी करने के लिए, ये वाला तो क्या है? एक फाल मिला है इसका हल का। ठीक है, तो वो कम से कम ये साबित कर देता है कि वहां से उसके आसपास की जो अवधि है वहां से जो है क्या चल रहा, कौन सा युग शुरुआत हो गया? लौह युग शुरुआत हो गया। कौन शुरुआत हो गया? लौह युग। तो लौह युग में जो है दो प्रमुख संस्कृति माने जाते हैं। ये लौह युग में जो है दो प्रमुख संस्कृति, एक तो जो है एक जो संस्कृति आता है बोलते एन, इसको कहते हैं उत्तरी काली पालिशदार संस्कृति। उत्तरी काली पालिशदार मितभांड संस्कृति, ये संस्कृति का नाम है। ठीक है, उत्तरी काली पालिशदार मितभांड संस्कृति। इसको ऐसा मैं लिख दूं मैं, इसको ये कहा जाए उत्तरी। तो समझ में आ रहा होगा अब, ये उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। उत्तरी क्या है? काली पालिशदार। नॉर्थ ब्लैक, ठीक है, एन बी, और क्या बोलते थे इनको? डब्लू। नॉर्थ ब्लैक वेयर, वेयर मतलब मितभांड होता है ये। ठीक है, इस तरह से ये, तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए, और उसके बाद के थोड़ा आगे की अवधि में, इसके बाद के जो आगे की जो अवधि है
उसमें इसके बाद इसके समानांतर आगे की अवधि में कुछ कुछ और मिलना शुरू हुए, उसको नाम दिया गया चित्रित धूसर मृदभांड। इसको मैं और लिखता हूं, कौन सा? चित्रित धूसर, ठीक है। और ये किसका है? ये वैदिक का है, आर्यों का है ये। इनको तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, समझ आ रहा नहीं? ये तो ये आर्य वाला आ गया, समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। अब बाकी जो बच गई ये भारतीय प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, बड़ा दक्षिण की तरफ बड़ा हिस्सा बचा, ठीक है। तो वहां पर क्या चलेगा? ताम्रपाषाणी कहीं पर तो चलता ही रहेगा, मगर उसके समानांतर जो है यहां पर जो बच गया उन सब में जो है, और कुछ कुछ जगहों पर इन सब में क्या चलेगा? ये यहां से लेकर के बड़े हिस्से तक, ऐसे अगर छत्तीसगढ़ में भी ये यहां पर ये ऐसे ही है, यहां पर क्या मिलेगा? इसको मैं यहां से ऐसे ले लेता हूं, कौन सा है? महापाषाणिक संस्कृति। अब महापाषाणिक संस्कृति मतलब ये बहुत अधिक पुराना नहीं है, ये ऐसा मानते हैं कि लगभग ये 1000 उसके थोड़ा और पहले और आसपास में जो है इनका शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ, और ये जो है धीरे धीरे जो है इनके कई परिवर्तन भी आए हैं इसमें, ठीक है। इनमें कई प्रकार के जो है स्वरूप भी है इनकी, है कई स्वरूप, मतलब इसमें जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये एक महापाषाणी संस्कृति अब समझ में आ रहा होगा, वो मेगालिथिक कल्चर तो समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और मेगालिथिक कल्चर मतलब कैसा वाला है? ये लौह युगीन है। ये कौन सा संस्कृति है? देखो ये लौह युगीन संस्कृति हो गया, कौन कौन सा हो गया? तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं बताने के लिए, क्या हुआ? हाँ, ये जो है ये आयरन एज है ये, ठीक है। ये भी कौन सा वाला है? आयरन एज वाला है, ठीक। ये क्या है? आयरन एज है ये। और ये भी कौन सा वाला है? आयरन एज वाला है, समझ रहा नहीं? ये आयरन एज के मतलब कब की बात? कम से कम जो है वो 1100 ईस्वी के आसपास से 1100 ईसा पूर्व के बाद की बात कर रहे हैं हम, ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यहां तक हो गई है। तो अब स्वाभाविक कि इसी समय छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा हमारे पास में? कुछ ताम्रपाषाणिक भी मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे? महापाषाणिक भी मिलेंगे। बाकी जगहों पर तो मिलेंगे मिलेंगे ये, ठीक है। मगर बाकी जगहों के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है ये, छत्तीसगढ़ में क्या मिलेंगे? महापाषाणिक, समझा रहे हैं? ये महापाषाणिक वाला ये। तो छत्तीसगढ़ में महापाषाणिक, छत्तीसगढ़ में ताम्रपाषाणिक, छत्तीसगढ़ में ताम्रपाषाणिक स्थल में जो है एक तो बताया मैंने, कौन सा? जोगीमारा। अब जोगीमारा पता होगा ना कहां पर है? जोगीमारा कहां पर है? नहीं पता है अजय? सरगुजा में है जोगीमारा जो है। जोगीमारा की गुफा भी है, ज्योति में जोगीमारा स्थित भेंग रहा है। अब इतनी बहुत बेसिक बातें नहीं पता होंगे तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? जोगीमारा। मल्हार भी जानते होंगे, मल्हार जानते हैं ना? ये कहां पर है ये? हाँ, मल्हार हो गया ये, ठीक। ये भी एक बहुत पुराना जगह है ये, ठीक है। तो वो ताम्रपाषाणिक स्थल के रूप में भी इनको आइडेंटिफाई किया जाता है ये, ठीक। उसके बाद फिर जो है इधर हम आएंगे, जब ये बालोद वाले क्षेत्र, राजनांदगांव में जो है इधर जो दुर्ग राजनांदगांव जो उच्च भूमि कहते हैं, ये तो मालूम होगा ना? ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है। तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी, बालोद वाला जो क्षेत्र है, नवपाषाणिक स्थल भी वहीं पर से है हमारा, ठीक है, चितवा डोंगरी वगैरह, ठीक है। तो वहां से जब आगे आएंगे तो ये बालोद वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें प्रोफेसर रमेंद्रनाथ मिश्र और कामले नाम किसकी बात कर रहा हूं मैं? रमेंद्रनाथ मिश्रा और प्रोफेसर कामले, ये बड़े इतिहासकार है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। इन्होंने जो है कई जगहों का उत्खनन भी करवाया है ये। जैसे कि पहले जो है वो बुरेश्वर गंगाधर दीक्षित हुआ करता था, वैसे जो है ये रमेंद्रनाथ मिश्र ये भी है, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी ये, ठीक है। तो ये जो है लगभग 500 से अधिक जो है महापाषाणिक जो स्मारक है उनकी खोज किया। कहां पर? बालोद में, समझा रहे? ये करी भदर, करकी भाट, करी भाट, ये जो और कई कई जगह है ये,
कई जगह है, बालोद अगर जाएंगे थोड़ा सा कभी इधर घूमने, ऑन रोड जस्ट बाजू में ही है, 2 बार गए थे मैं वहां पर, देखा जा करके है। ठीक है, तो वहां पर क्या है देखो, अभी जो मेगालिथिक कल्चर में भी जो है वेरिएशन है ये। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अलग प्रकार का मेगालिथिक कल्चर, और इधर जो है दक्षिण में थोड़ा, और बस्तर में थोड़ा अलग प्रकार के मेगालिथिक कल्चर, स्वरूप में अंतर है ये, वैरायटी ऑफ उसमें जो है वैरायटीज है एक्चुअल में देखा जाए। और दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल अलग अलग स्वरूप, उनका स्वरूप बन गया। दक्षिण का स्वरूप ही क्या है, बिल्कुल बदल जाता है ये। एक सुने होंगे आप लोग जो है मेगालिथिक में जो है एक मेनहर नाम सुने हैं, मेनहर, अरे आप लोग कुछ नहीं सुने होते हैं ये। ठीक है, एक सुन लीजिए, जिनका नाम क्या बता रहा हूं मैं, मेनहर की बात करो। अब मेगालिथिक तो मतलब समझ आ रहा होगा ना, ये समाधान की पद्धति है जिसमें जो है उनके शव को जो है दफन नीचे तो कर दिया गया, मगर उसके ऊपर और उसके जो दफन करने के साथ गड्ढा बनाए, तो वहीं से क्या है एक बड़े बड़े पत्थरों को जो है ऐसा उनके लिए घर जैसा आकार बनाते हैं। यही है ना, उनके लिए क्या है, घर बनाते हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं, वो मरने के बाद भी वहां पर ठीक प्रकार से रहेगा, खाना वाना बनाएगा और वहीं पर खाना वाना खा पी करके रहेगा, बना रहे ये इस तरह से ये। ठीक है, तो उसके भी अब वो घर अच्छा बनाएंगे तो फिर सफाई के इसमें 4 खंभे जैसा बनाएंगे बड़े पत्थर को रख करके। ठीक है, तो कुछ लोगों ने जो है जब ऐसा नहीं करने समझ में आया तो पत्थर को एक जगह इकट्ठा कर दिए चारों तरफ, और उसके ऊपर एक बड़ा सा और पत्थर रख दिए, जिनको कहा गया मेनहर, ऊपर रख दिए। तो वो कुछ लोगों ने चारों तरफ बड़े 4 पत्थर खड़ा करके जो है पूरे बड़े बड़े बड़ा चौड़ा पत्थर रख दिया, डॉलमेन। अंतर समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो कहीं पर उनको मेनहर कहा गया और कहीं पर उनको जो है डॉलमेन, मगर स्वरूप में अंतर है इनका। ये समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? एक ये तो छत्तीसगढ़ में जो है क्या छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या शुरुआत हो गया, पहले जो है पसानिक थे, पसानिक में जो है पथानिक में जो है पूरा और मध्य और नाव। अब ये सब कहां पर, रायगढ़ वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र में मिल जाएगा हमें। ये समझ में आ रहा है जो किस तरह से मैं ले रहा हूं मैं ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ इतिहास कुछ दिन में मुझे पढ़ाना ही है। ठीक है, और मैं जानबूझ के करने का प्रयास कर रहा हूं ये, कि आपकी जो समझ है उस प्राचीन वाले फेज में थोड़ा सा यहीं से बनना शुरू हो जाए, क्योंकि भारत के इतिहास से ही इनका पूरा लिंक है यहां तक। ठीक है, तो ये पूरे फेज में क्या है, तो इसमें जो है नव पाषाणिक, पाषाणिक वाला, तो पाषाणिक के साथ साथ और पेडलर क्या चल गया इसमें हमारे पास में, ताम्र पाषाणिक, और ताम्र पाषाणिक के साथ साथ जो है इस तरफ क्या आएगा, महापाषाणिक। और महापाषाणिक किस प्रकार के युग है, लौह युगीन है वो, क्या है, लौह युगीन है। मगर इनके समानांतर जो है उधर उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में अब यहां पर जो है एक और जो है नई घटनाक्रम आना शुरू हो नई घटना शुरू हो जाएगा। कौन सा घटना शुरू हो जाएगा, इस वाले क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है, इस सिंधु और उनकी 6 जो सहायक नदी है उस वाले की जो क्षेत्र है। मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, ये सप्त संध्या प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये पूरी घटनाक्रम जो है एक साथ चल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए हो रहा है ये। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इसीलिए मेन लिए क्योंकि एक साथ बहुत सारी परिवर्तन साथ में चल रहा है ये। ठीक है, और कंफ्यूजन भी काफी है क्योंकि किसी ने सही बताया ही नहीं है। अब तक जो है सब कुछ क्या है, विवादित चल रहा है ये। यही है ना, आर्यों के आगमन वाला भी विवादित और इस तरफ हड़प्पा के पतन वाला भी विवादित, दोनों विवादित है। एक भी अगर स्पष्ट हो जाएगा तो हम थोड़े स्पष्ट रूप से बातें कह सकते हैं, मगर वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, उत्तर हड़प्पाई वाला संस्कृति। अब ये तो जो है हमने छोड़ दिया, चलो आगे जो भी होगा वो पाकिस्तान वाले देखे। ठीक है, अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हड़प्पाई क्षेत्र के बाहर जो संस्कृति है अब उनको भी हमने समझ लिया, इतना सब कुछ हो गया। ये हुआ ना जल्दी ये, तो ये सब जो है कम से कम आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, यहां पर एक झूकर संस्कृति है। झूकर मतलब कहां पर, ये चहुदड़ो, अबरी नाला, और यहीं पर एक झूकर जगह का नाम है ये, जहां पर पहले चहुदड़ो, चहुदड़ो मतलब किस नदी किनारे, चौतरा नदी, चहुदड़ो मतलब किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे है ये तो चलो याद है, क्या है, सिंधु नदी के किनारे है, ऐसा मान के चल लो। ठीक है, हाँ यही इनमें से ये, तो एक झूकर संस्कृति वाला हो गया, इनको मैं जो है झूकर संस्कृति लिख में देता हूं, झूकर संस्कृति हो गया। ठीक है, और एक मैंने यहां पर बनास संस्कृति की बात किया है, ये कौन सा है, बनास संस्कृति। बनास एक नदी भी है, ये भी मालूम होगा कहां पर है ये,
कहां छत्तीसगढ़ में नदी है? जब राजस्थान में आसपास लिखा है तो फिर इसे बताने की कोई बात कहां पर है? ये राजस्थान में है, बनास संस्कृति, बनास नदी है ये, ठीक है। हाँ, अब ये जो इस वाले क्षेत्र में बताया मैंने, जो विंध्याचल के थोड़ा ऊपरी जो हिस्सा है, उच्च भूमि, विंध्याचल के जो ऊपर में जो है उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश है, तो वहां पर कौन सा? मालवा, ठीक है। मालवा हो गया, कायथा हो गया, एरन हो गया, उधर आहार भी है। ये पर इधर बनास की तरफ जो है, बनास और मूलता कहते हैं इनको आहार, कहीं पर इनको आहार पढ़ देते हैं, कहीं पर इनको आहार भी कह देते हैं, आहार संस्कृति है। गिलूद नाम सुने ना? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आहार है, बनास है, गिलूद है, ठीक है। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये मैं कहां लोकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, बनास हो गया, आहार हो गया, गिलूद हो गया, ठीक। अब उसके बाद में कहां चला गया? एमपी वाला हिस्सा। एमपी में कौन कौन सा हो जाएगा? 3 नाम तो जरूर याद रख लेंगे। कौन सा है? मालवा है, कायथा है और एरन है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है, अब उधर गंगा के मैदान वाला क्षेत्र चले जाएंगे। तो गंगा के मैदान में मतलब मैदानी क्षेत्र मतलब क्या है? फर्टाइल लैंड मिल गया, तो खेती बाड़ी बहुत ठीक ठाक मात्रा में होगा, यही हुआ ना? खेती बाड़ी बहुत ठीक ठाक मात्रा में होगा, तो वहां पर जो है संस्कृति बनेगा, जो अलग प्रकार के मितभांड बनाएंगे। ये मितभांडों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, किसमें? सभ्यता या संस्कृति की पहचान में। ये समझ रहा नहीं? ये इसीलिए अब ये समस्या अलग बात है कि वर्तमान में कोई इस प्रकार से मितभांड को उतना महत्व देते ही नहीं है, जबकि एक्चुअली में तवज्जो अधिक मात्रा में किसको देना चाहिए? मितभांडों को, क्योंकि ये जो है क्या बन रहा है हमारे लिए? एक पहचान बन रहा है, यही है ना एग्जैक्टली ये, ठीक है। मतलब अगर मितभांडों का प्रयोग अगर नहीं किए होते तो हम इतने जो है, जो विकसित सभ्यता और जो संस्कृति है उसके बारे में जानते ही नहीं, ठीक। समकालीन जो है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति हो गई हमारे पास में? अब ये तो समझ में आ रहा होगा। अब ये कौन सा? पहले वाला जो है पहले वाला पसाणिक, सिंगनपुर, बुतलदा, ओंगना, ये सब जितनी भी स्थल है रायगढ़ के, ठीक है। वो कौन सा? वो ईब नदी घाटी के किनारे, यही वाला, ठीक। और उसके बाद फिर जो है कौन सा हो गया? ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक स्थल में उधर मैंने एग्जांपल किसके लिया था? जोगीमारा है, मल्हार है, और इसके साथ साथ जो है ये जो कवर्धा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। कवर्धा में तो एग्जैक्टली बहुत कोई ऐसा नहीं मिला है, मगर कवर्धा से थोड़ा आगे चल करके अगर एमपी की तरफ जाएंगे, यहां पर ये तो एमपी की तरफ में जाएंगे तो हमारी जगह का नाम है गुंगेरिया। इनकी बात कर रहा हूं मैं, गुंगेरिया। वो छत्तीसगढ़ से बहुत पास का जगह है, बालाघाट वाले क्षेत्र में ये। वहां पर बहुत सारे जो है ताम्रपाषाणिक औजार, हथियार मिले हैं। वो छत्तीसगढ़ से बहुत दूर नहीं है, कहां पर है? एमपी में। अब पहले तो कोई राजनीतिक ऐसा कोई बाउंड्री नहीं था ना, राजनीतिक बाउंड्री तो अभी है। और हम ये भी जानते हैं कि वो जो एमपी वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वहीं पर क्या है? मलाच खंड वाला एरिया है, तो मालूम होगा ना। अब भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जो है तांबे का उत्पादन कहां पर होता है? मलाच खंड में। तो उस पूरे बड़े क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो बहुत बड़ी मात्रा में जो तांबे के औजार मिले हैं, उनका ताम्रपाषाणिक लोगों की है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो कवर्धाई वाला क्षेत्र है, और कवर्धाई मतलब किन की बात करूं मैं? मेकल वाला जो क्षेत्र है ये, वहां पर जो है ताम्रपाषाणिक स्थल होंगे, स्वाभाविक है। ये अलग बात है कि अभी तक हमने वहां पर कोई बहुत उत्खनन वगैरह नहीं किए हैं। एक स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिला भी है, कौन सा? पचराही। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये जो थोड़ा थोड़ा नाम ले रहा हूं दिमाग में है, याद है? कुछ कुछ पढ़े हैं इसके बारे में? नहीं? छत्तीसगढ़ इतिहास वाला थोड़ा किताब लेके आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइड में लोग। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये, ठीक। ये हो गया, तो पाषाणिक भी हो गया, और साथ में कौन सा हो गया? ताम्रपाषाणिक। और ताम्रपाषाणिक के साथ साथ कौन सा हो गया? महापाषाणिक। अब महापाषाणिक में सबसे बहुत महत्वपूर्ण स्थल मैंने किसका नाम बताया? एक बालोद वाला है। बालोद में 500 से अधिक स्मारक है। प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले यही नाम आना चाहिए, किसका? महापाषाणिक में बालोद का। और बालोद में कौन सा? करीभदर और करकाभाट। और करकाभाट में एक शक्कर फैक्ट्री भी है मेरे ख्याल से, नया बनाया जा रहा है ना? ठीक है वो। और वहां से जब आगे थोड़ा नीचे बढ़ जाएंगे तो कांकेर में भी बड़ी मात्रा में उसमें मिले हुए हैं। कांकेर में भी जो है महापाषाणिक बस्ती,
बालों से कहां जाएंगे? नीचे कांकेर की तरफ में, वहां भी मिला। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी हालांकि उत्खनन हुए उसमें मिले हैं, मगर पर्टिकुलरली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो कहां है? कोंडा गांव में। अब कोंडा गांव में कौन सा है? गढ़ घनोरा। कौन सा है? गढ़ घनोरा। ये ठीक है। तो ये सब नाम बहुत बड़े नाम है ये, और एग्जाम में जो पूछेंगे तो इन्हीं के बारे में पूछेंगे। ये एग्जाम में जब पूछेंगे ना तो इसी के बारे में पूछेंगे। ये तो स्वाभाविक ये सब बातें आपको जो है लिख देना है। ये समझ आ रहा नहीं? इस तरह से तुलना करते करते ये ठीक। अब उसके बाद दक्षिण की तरफ क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में क्या शुरुआत हो जाएगी? ये महापाषाणिक संस्कृति। और इसमें जो है कई अलग इनके स्वरूप है, अलग अलग क्षेत्र में। ये दक्षिण में जाएंगे थोड़ा सा अलग प्रकार के बना लेगा अपना। ये ठीक ठाक मात्रा में खेती बाड़ी भी करते हैं ये, और यही फिर आगे चल करके जो है एक नई प्रकार के जो है युग को जन्म देगा। कौन से युग? संगम युग। दक्षिण में ये शुरुआत कर देगा चोल, चेर और पांड्या। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये तो एक्चुअल में जो है इतिहास के जो है पूरी खंड जो है इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। ठीक, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ साथ जो है कई और जो चीजों का जो है कई और जो है उसके जो घटनाक्रम है वो जन्म ले रहे हैं। या फिर उन्होंने हड़प्पाई जो सभ्यता में जो परिवर्तन जो हुए हैं उसने कई नई और संरचनाओं का विकास किया, नई जो है सभ्यता या फिर नई संस्कृतियों को उन्होंने जन्म दिया। समझ में आ रहा जो मुख्य बात कह रहा हूं मैं? मुख्य बातें क्या है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, इनको अगर ये कहा जाए कि इस सभ्यता का जो है पतन हुआ, इस दोनों रूप में अगर कहा जाए कि यदि जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, अगर पहली यही कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो एक तो पहली जो बातें हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पतन का जो अर्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम कहते हैं ये हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है उनका पतन हो गया। तो पतन का अर्थ एग्जैक्टली जो है वैसा नहीं है जैसे जो है ये औपनिवेशिक जो इतिहासकारों ने हमें बताया है, जैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे जो है औपनिवेशिक इतिहासकारों ने बताया है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने हमें क्या बताया कि इस पतन का अर्थ क्या है? इस पतन का अर्थ औपनिवेशिक मैं आगे बताऊंगा सभी को एक साथ में। इतिहासकारों ने बताया है क्या? कुछ कुछ नाम बताया था मैंने। क्या बताया? कोई कहता है इनका निधन हो गया, ये शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। और कोई कहता है इनकी अंत, अकस्मात अंत। इसीलिए पीएससी और यूपीएससी में जो है कई बार प्रश्न पूछे हैं इस टर्म्स को यूज करके, इस टर्म्स को यूज करके जो है अकस्मात, तो कैसा हो गया ये अकस्मात अंत हो गया इनका वो, ठीक है। जिस तरह से उनका उद्भव अकस्मात हुआ था वैसे इनका जो है पतन अकस्मात हो गया। इस वाक्य से, इस कथन से आप कितने सहमत हैं या फिर असहमति या सहमति? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पीएससी और यूपीएससी में भी, कई बार अलग अलग पीसीएस में भी है, ठीक है। कोई निधन कह देता है, कोई अकस्मात अंत हो गया, कोई जो है इनका समापन, ऐसे भी कई तरह से। ये तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये क्या है, थोड़ा सा हेय की दृष्टि की, तो हेय की जो दृष्टि होती है ना, ये मतलब थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा पहले से हम परसेप्शन थोड़ा सा खराब बना रखे हैं। समझ में आ रहा है ना जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह का ये तो ये जो है औपनिवेशिक इतिहासकारों का इस प्रकार से प्रारंभिक दृष्टिकोण ऐसा, तो देखने पतन का अर्थ देखने का ही मतलब उनका दृष्टिकोण खराब रहा, ठीक है। मगर बाद में जो है जब इसका थोड़ी बहुत मात्रा में विरोध होना शुरू हुआ, जो दूसरे जो और इतिहासकार थे, इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण होता है उनके अंतर्गत, तब वहां से जो है एक नई प्रकार की प्रक्रिया या फिर नई प्रकार के विचार जन्म लिए कि एग्जैक्टली जो है ये पतन का अर्थ जो है कोई निधन या अकस्मात अंत या उनका समापन या विलोपन
नहीं है, बल्कि जो है इस पतन का जो अर्थ है कि वहां जो है जिस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के संदर्भ में जो है पहले जो है कई अलग अलग सिद्धांत दिए थे, बताया था मैंने ये। ठीक है, जैसे कि कोई इसमें मेसोपोटामियाई वाली उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, तो कोई उनमें जो है यूरोपियाई, कोई आर्य वाला भी है, और कुछ बहुत सारी बातें था इनमें। ठीक है, मगर फाइनली क्या था उसमें, हमने क्या समझे, वास्तविक में क्या निकल करके आया कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो लंबी क्रमिक प्रक्रिया, लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है ये, राइट। जिनका आधार तैयार हुआ था कहां पर, जिनका आधार जो तैयार हुआ था कौन सा, नवपाषाणिक कालखंड में। ठीक है, और उससे फिर पूर्व हड़प्पाई जो चरण है उसमें नगरों का उद्भव हुआ, और आगे चल करके जो है परिपक्व जो हड़प्पा चरण है वहां पर नगर जो है अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचा, चरम अवस्था में पहुंचा। और उसके बाद फिर जो है वो अलग अलग कारणों से, जिन कारणों की मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कारणों से पतन का अर्थ जो है पतन नहीं, बल्कि एग्जैक्टली जो है जो परिपक्व जो हड़प्पा चरण थे, परिपक्व हड़प्पा चरण में जो नगरीय तत्व थे, परिपक्व हड़प्पा चरण में जो नगर थे, उसको नगरीय चरण नहीं, परिपक्व हड़प्पा चरण में नगरों के जो अर्बन जो टाउन है उनके, सिटी है, ठीक है, उस नगर के नगरीय तत्वों का क्षरण या उनको पतन, समझ में आ रहा है जो एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन के बारे में जब भी कोई बातें पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले जो है उसमें हमें यह बताना है कि ये जो पतन का जो अर्थ है वो एग्जैक्टली जो है अर्थ उसका जो है अंत या फिर समापन या फिर निधन जैसा नहीं है, बल्कि जो है इनका जो अर्थ है कि परिपक्व जो हड़प्पा काल था, उस परिपक्व हड़प्पा काल में जो बड़े नगर जो हुआ करते थे, उन नगरों से नगरीय जो तत्व थे, नगरीय जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का पतन, ना कि पूरी जो है इस हड़प्पा सभ्यता का। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, अब नगरीय तत्व का मतलब क्या हुआ, तो गार्डन चाइल्ड ने जो है 10 तत्व तो बता रखे हैं, और अगर वो दिमाग में नहीं भी आया तो वर्तमान में जो है नगरीकरण की जो प्रमुख विशेषता है, नगरों की प्रमुख विशेषता है, उनको तो दिमाग में रख ले, उनका पतन। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, जैसे जो है चलो रायपुर अगर मान लो, ठीक है, रायपुर, या फिर इसको वैसा नहीं, रायपुर नहीं, कोलकाता को समझा जाए। ठीक है, तो कोलकाता जो है वो ब्रिटिश एरा में या फिर उसके और पहले मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, तब जब मुगल काल चल रहा था, और उस समय वहां जो है उनका एक सेना सूबा प्रमुख बंगाल में हुआ करता था, मुर्शिद कुली खां जैसे लोग, नाम सुने हैं इसका? ये मुर्शिदाबाद की स्थापना भी किया था, ये उनकी राजधानी भी हुआ करता था पहले। किनकी बात कर रहा हूं मैं? बंगाल में। ये तो उस समय जो है बंगाल, और उस बंगाल में जो है मुर्शिदाबाद ज्यादा महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे, उनकी स्थापना उन्होंने ही किया था ये। ठीक है, मगर उसके बाद का जो फेज आया उसमें, तब ये बंगाल के जो नवाब वाला जो है गुत्थी जो है समाप्त हो गया, तब उसमें आया किसका कालखंड? रॉबर्ट क्लाइव, और इस तरफ वारेन हेस्टिंग, जॉनसोर, और जो है किसका? कार्नवालिस का। ठीक है, और उन्होंने फिर जो है वो सुतीनाती और कालीकट और गोविंदपुर और वो जो कलिकाटा को क्या बनाया? कलकत्ता बनाया, यही ना? तो छोटी छोटी बस्ती थे, वो बस्ती जो है ब्रिटिश एरा में क्या बन गया? एक बहुत बड़ा एक शहर बन गया, नगर बन गया। कौन सा? कलकत्ता। यही हुआ ना?
तो कैसे जो है नगर के रूप में जो है छोटी सी 3 बस्तियां जो है बड़े एक वृहद नगर बन गए। कौन सा? कलकत्ता। तो समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जैसे राजधानी परिवर्तन हुआ, कलकत्ता से कहां, दिल्ली जब आया, तब वो जो कलिकत्ता के जो है, जो कलकत्ता का जो है, जो जितना जिस प्रकार से पहले जो है उनका जो 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 महत्व था, और उनकी जो है जिस प्रकार से उनकी जो है जो जो मजबूती जो हुआ करता था व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों में, ठीक है। और उसके बासी में अगर देखें तो आज तक की जो स्थिति उसमें अभी तक हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, जितने कि उस ब्रिटिश एरा में कलकत्ता का महत्व हुआ और व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां बढ़ी हुई थी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस प्रकार से क्या है कि एक जो शहर में जो है, तो कलकत्ता में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या है, कलकत्ता में जो है अर्बनाइजेशन, अर्बन जो फीचर है उनका, नगर का जो फीचर है वो लगभग क्या है, समाप्त हो चुका है। लगभग क्या है, समाप्त हो चुका है। ये लगभग समाप्त होने का मतलब क्या है कि ठीक है वहां पर कह रहे हैं कि भले नगर है, मगर एग्जैक्टली वहां अगर जाकर देखेंगे तो फिर बस्तियां जैसे जो है भरी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? बनिस्पत जो है दिल्ली को कंपेयर किया जाए, मुंबई को कंपेयर किया जाए, ठीक है, और इस तरफ चेन्नई को कंपेयर किया जाए, हैदराबाद को कंपेयर किया जाए, बेंगलुरु को कंपेयर किया जाए, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो वैसी तो अर्बन भी नगर का मतलब क्या है कि एक छोटा सा रूम है, वहीं पर कोई खाना और बना के वहीं पर अपने जीवन गुजारा कर रहा है, ऐसा भी होता है। ये भी थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक भवन है, ये तो उत्तम, ये तो और बिल्कुल डेवलप्ड है ना। तो डेवलप्ड में क्या है, बड़ा ठीक ठाक उनका भवन रहेगा, खुद अपने लिए ठीक ठाक रहेगा, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। नगरों की यही विशेषता है ना, नगरों की यही विशेषता है। ये जो है बड़ा बैंक में काम करता है, बाजू वाला जो है किसी बड़े स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर है। ये समझा रहा है ये? इसके बाजू, इसके घर बाजू पड़ोसी जो है उनको भगवान को प्यारे हो गए, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, चिकन और मटन खाएंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? नगरों की जो विशेषता है उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। तो नगरों की विशेषता में क्या होती है बेसिकली जो है, उसमें व्यक्तिवादिता और कौन सा, उपयोगितावादिता। व्यक्तिवादिता और क्या है, उपयोगितावादिता। ये ठीक है कि हर एक चीजों को कैसा देखेंगे, एक उपयोगी की वस्तु के रूप में। ये समझा रहे नहीं, है वस्तु के जो है उपयोग की वस्तु। तो वैसे ही जो एग्जैक्टली जो है ये नगर, हड़प्पाई नगर में ऐसा हुआ करता था। ये बड़े बड़े जो है तो नगरों का आकार बड़ा था, अब वो क्या है, छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब काम धाम कुछ मिल नहीं रहे हैं। यही हुआ ना। तो ये लोग क्या है, जो मुख्य ज्यादा जनसंख्या हुआ करता था, अब वो जनसंख्या क्या है, थोड़ा थोड़ा करके कम होना शुरू हो जाएगा। और स्वाभाविक जनसंख्या कम होगा तब उनके भवन और मकान सब कुछ क्या है, धीरे धीरे छोटे बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? तो एग्जैक्टली देखा जाए तो नगरीय तत्वों का पतन हुआ। अब नगरीय तत्वों का जब पतन होगा तो स्वाभाविक ही क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो सब किस तरफ जाएंगे, ग्रामीण बस्ती की तरफ। अब ग्रामीण बस्ती की तरफ मतलब एक तो कुछ चले जाएंगे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब पतन हो रहा है, तो वही छोटी साइड में कहीं पर छोटे छोटे जाके बस्तियों में रहना शुरू कर देंगे। अब वो नई प्रकार से जीवन शैली अपना डेवलप करेगा। समझा रहे ना? ये जो ताम्रा कर रहा होगा, जो जो उसमें पत्थर को ठीक प्रकार से रास्ते रहे होंगे, कहां से कचेर वाला काम करते हैं, अब वो तो दिन चले गए उनके। अब उनके सामान बनाएंगे तो बिकेंगे भी नहीं, उतना लोगों के पास पैसे भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से तो ये सब क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था भी लगभग धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। समझ में आ रही है? तो ये क्या किया, जो पहले जो है अर्बनाइजेशन था, ये फिर कह सकते हैं भारत में जो पहली बार जो नगरीकरण हुआ था, इनको अगर ऐसा भी अगर देखा जाए, ये तो ठीक है, यहां आगे बढ़ जा रहा हूं मैं, इनको अगर ऐसा भी अगर देखा जाए तो भारत में अगर इसको नगरीकरण का स्वरूप अगर दे, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया, इनको अगर ऐसा कहा, ऐसा देखा जाए कि भारत में नगरीकरण, ठीक है, तो सबसे पहले नगरीकरण कौन सा वाला फेज हो गया, यही हुआ ना। ये हो गया। तो अब इसमें एग्जैक्टली अगर देखें इसमें नगरीकरण को वो, ठीक है, तो भारत में अगर इसको नगरीकरण में अगर देखें तो यहां पर कहां शुरुआत किए थे हम लोगों ने, तो इसको मान लिया जाए कौन सा, इसको पाषाण में कहा मान लिया जाए, पाषाण युग है ये। अब पाषाण में फिर यहां पर क्या है, इसी में बांट देंगे इसको, पाषाण युग हो गया है। फिर यहां पर जो है पाषाण, ये तीनों में इसलिए ना,
फिर पाषाण के बाद कौन सा है इसमें, ताम्र पाषाण, और फिर इसमें क्या है, ये भी आ जाएगा, ऐसा ले रहा हूं मैं। तो कैसे चलेगा ये, इस प्रकार से चलेगा। अब पाषाण के बाद यहां पर तो कुछ आगे बढ़ा, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां से अब उनको आगे बढ़ाते हैं। यहां से मैंने क्या है, इनको आगे बढ़ाया, किस रूप में, अब यहां से क्या होगा, ये नगरीकरण की तरफ आगे बढ़ेगा, नौपाषाणिक वाले में। ठीक है, यहां से मैं ले ली, चलो नौपाषाणिक, ठीक है, नौ, यहां से ये, ठीक है। अब ये जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, वो परिपक्व हड़प्पा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत में भारत में प्रथम नगरीकरण, भारत में प्रथम नगरीकरण। उसके बाद फिर जो है दूसरा फेज जब आएगा इसका ये, तो यहां पर क्या होगा, फिर से यहां पर क्या होगा, वो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसका क्या है, डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा, विनगरीकरण, उनका क्या है, पतन। तो फिर क्या है, वही बस्ती, कैसा बस्ती, ग्रामीण बस्ती के रूप में। ठीक है, पूरे चल रहा है वैसे संस्कृति। तो ये जो हम संस्कृति की बात कर रहे थे ना, ये सब यही वाला फेज चल रहा है, ये वही फेज चल रहा है ये। अब इसके बाद फिर यहां से और जो है, जब नीचे आ गया तब यहां से फिर क्या है, अब फिर से जो है अब नई प्रक्रिया शुरुआत होगी। तो क्या है, भारत में द्वितीय नगरीकरण। समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये, ठीक। मगर दोनों के नगरीकरण के स्वरूप में अंतर है, ये दोनों में जो नगरीकरण हुआ है उस नगरीकरण की जो प्रक्रिया और उनके जो स्वरूप है उसमें अंतर है। ये कैसे अंतर है, पहले नगरीकरण जो हुआ कब हुआ है, हड़प्पा वाले में जो हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पाई नगरीकरण में जो है यहां पर भूमिका किसकी रही है, इस नगरीकरण में भूमिका किसकी भूमिका है, किसकी भूमिका है? हाँ, केवल एक कारक नहीं बता सकते ना, बहुत सारे कारक है इसमें, ऐसे ही बताना है आपको वो। ठीक है, प्रश्न में पूछेंगे, हो सकता है कि कांसे की भूमिका, तो पहले नगरीकरण में बहुत बड़ी मात्रा में भूमिका किसकी है, कांसे की, मगर केवल कांसे की भूमिका है ऐसा नहीं है। तो भूमिका जो इसमें क्या है, कई है, इसे भूमिका कई चीजों की है, ऐसा ही बताना है आपको वो। ठीक है, अगर प्रश्न ये पूछा गया कि पहले नगरी भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है कांसे ने निभाया, तो क्या अब इससे सहमत है? कहेंगे सब कुछ बताया पहले, कांसे ने बहुत ये काम किया, ये काम किया, मगर हम साथ में यहां भी जानते हैं कि पर्टिकुलर एक ही कारक जो है पूरी अर्बनाइजेशन में जो है के लिए वहां जिम्मेदार नहीं था, और भी ये सब कारक थे। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो उत्तर को लिखने का ये तरीका होगा हमारा ये। ठीक, अब ये तो पहले वाला हुआ, अब इससे पहले समझ में आ गया क्या जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, अब ये तो पहले वाला हुआ, अब उसका दूसरे वाला फेज की बात कर रहा हूं। दूसरा फेज मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? दूसरे वाला नगरीकरण कब हुआ है? महाजनपद काल, मतलब कब? 600 बीसी में। ये कब हुआ है? ये 600 बीसी में। ठीक है, तो इस फेज में जो है एग्जैक्टली क्या हुआ कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो चुका है? लोहा। तो यहां पर जो भूमिका है दूसरे वाले फेज में, ये दूसरी जो अर्बनाइजेशन है, इसमें जो भूमिका जो है ये, इसमें भूमिका, इसमें भी कई चीजों की भूमिका आएगा, क्योंकि अब परिस्थितियां क्या है, बदल चुकी है ये। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न मेंस में पूछा गया कई बार ये, द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। तो पहले नगरीकरण में कांसे की भूमिका क्यों नहीं पूछा जा सकता? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, पहले नगरीकरण में जो है कृषि, उन्नत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की भूमिका। द्वितीय नगरीकरण में है उन्नत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की भूमिका। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, द्वितीय नगरीकरण में जो है अति महत्वाकांक्षी राजाओं की भूमिका, तो मालूम होगा ये। तो ये सब बड़े सेगमेंट है ये।
जो उसमें बड़े बड़े जो प्रश्न बनेंगे ना, ये आप लोगों के लिए ये मतलब 8 नंबर के प्रश्न या फिर जो है उसमें 15 नंबर के जो प्रश्न, तो वो सब इसी पैटर्न में प्रश्न आते हैं ये। ठीक है, और ये जो है कोई ऐसा नहीं कि आपको जो है थोड़ा सा पहले से लिख करके आप तैयार रखेंगे तो बना देंगे, ऐसा नहीं है, ये आपकी समझ के अकॉर्डिंग बनेगा ये। तो यहां पर अब बड़े नगर, यहां तो कुछ बड़े नगर है उनको जानते हैं ऑलरेडी है, तो 8-10 नगरों को याद कर लो, और यहां पर भी 8-10 नगरों को याद कर लो। कहां कहां पर, यहां पर हम नदी के किनारे समझ चुके हैं, तो लगभग यहां पर नदी और ये सब चीजें, संसाधन वगैरह, तांबा कॉपर लोहा, ये सब बहुत मायने रखेंगे। तो लगभग वही सब तरीका होगा। वो समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, मगर उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उससे आगे बढ़ूंगा मैं ये। तो यहां पर एग्जैक्टली हम क्या क्या समझ लिए कि ये जो पतन जो कह रहे थे, पतन या फिर निधन या फिर अकस्मात अंत समापन जैसा कुछ ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली जो है क्या है, उसमें जो नगरीय तत्व थे उनका पतन या उनका क्षरण हुआ। और ये जो है, ये जो नगरीय तत्व जब उनका पतन हुआ, तब आगे चल करके, ठीक है, इसको और आगे ले लूं। पतन का जो वास्तविक अर्थ क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो है वो तो ठीक बता दिया मैंने। वास्तविक अर्थ इसमें क्या है, नगरीय तत्वों का पतन या उनका क्षरण। इससे फिर क्या होगा, इस जो हड़प्पा जो सभ्यता है उनके स्वरूप में परिवर्तन आएगा। ठीक है, उनके स्वरूप में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। ये समझ रहा नहीं है? अब स्वरूप में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर उन परिवर्तनों को जो है पहचान लेना है। हमें यहां पर उन परिवर्तनों को पहचान लेना है। समझ रहा है क्या हो रहा है? तो कहां पर आएगा परिवर्तन? अब वो उसी क्षेत्र में आएगा और उसके बाहर वाले क्षेत्र में। एक परिवर्तन कहां पर आएगा, जो हड़प्पाई क्षेत्र में, और कहां पर, हड़प्पाई क्षेत्र के बाहर। तो न, तो हड़प्पाई क्षेत्र मतलब इसमें छोटा सा मैप बना देता हूं मैं यहीं पर समझने के लिए आपको। वो एक ये वाला हिस्सा हो गया, और ये इसमें परिवर्तन आया, कर देते हैं झूकर। और यहां पर तो बहुत बड़ा चीजें बदलाव आया। इनको ऐसा, मैं इसको अब छोड़ दे रहा हूं मैं यहां से अलग, इनका दिन फिर गए। अब इस तरफ जो हम जो है ले लेते हैं, ये वाला सेगमेंट अब समझ में आ चुका होगा कैसा क्या होगा। ठीक है, और यहां पर बीच बीच में और भी है इस तरह से, और यहां पर ले लिए, और यहां पर भी ले लिए, और ये ऐसा भी, और ये उसके बाद में सब ये बड़े क्षेत्र को एक साथ ऐसे ले लिए। अब तो समझ में आ जाएगा, ये बाहरी क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर लिया हूं मैंने पहले से। ठीक है, वो जगह समझ में आ जाएगा अब ये इस तरह से। ये तो परिवर्तन जो है इन्हीं क्षेत्र में होगा। तो अब इसमें बातें हैं, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से लिखेंगे। सूर्य परिवर्तन, परिवर्तन के तत्व, तो परिवर्तन के ये तो क्षेत्र हो गया, ये दोनों क्या हुए, क्षेत्र हो गए, जहां जहां पर उन उन क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, ये दोनों हो गए ये। ठीक है, अब परिवर्तन के तत्व क्या है, वो परिवर्तन के
तत्व क्या है? तो परिवर्तन के तत्व में क्या क्या? उनके जीवन शैली में, जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन, खाना पीने के तरीके, क्योंकि जलवायु बदल रहा है, केवल घर द्वार ही नहीं बदल रहा है, उनका घर द्वार बनाने के तरीके भी बदल रहे हैं और भोजन की जो है तरीके भी बदल रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें ये यहां तक क्लियर हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब ये एक सेगमेंट हुआ वो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा? अब ये हड़प्पा का पतन हो रहा है तो इनका स्वाभाविक है, इन सबका एक्चुअली स्वाभाविक है, क्या होगा? एक प्रभाव आएगा समग्र रूप से। पतन को भी और पतन को भी बताया नहीं ना, पतन का कारण बताया नहीं उसमें। वास्तविक अर्थ नगरीय तत्व का पतन हुआ तो ये क्यों हुआ? ठीक है, तो ये कैसे हुआ एग्जैक्टली जो है, अब क्रमिक और वो तो पहले बाद वाला है, मगर इस पर क्या है? विवाद है, बता चुका हूं मैं। विवाद का कारण समझ में आ चुका है। ये विवाद का कारण क्या है? विवाद है और विवाद का कारण, कारण तो जो है बस वही वाले बात बता देना है। कौन सा वाला? कौन सी बातें? अरे कि पढ़ा नहीं गया है, क्या है? लिपि को जो है कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला तो ये एकदम रेडीमेड तैयार है आपके पीस में। ये कौन सा है? लिपि अपठनीय है एक ये, और साहित्य वगैरह नहीं मिला है। मैं आदि कर देता हूं मैं ये। ठीक है, और इसी वजह से जो है समस्या ये है कि इसमें विभिन्न मत है। इतिहासकारों के मध्य, इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण, उसको दृष्टिकोण है, और इसके बेसिस पर जो है इन सब ने जो है पतन की जो है अलग अलग जो है संभावनाओं की व्याख्या किया है। इसको मैं ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कलर, इसको ऐसा समझा जाए, पतन की विभिन्न, ये सब संभावना ही है बेसिकली, किसी को वास्तविक पता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक शब्द दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। और ऑनलाइन में जो है 4 टूकी आ रहे हैं, इसमें प्रवर प्रवर राज, प्रवर राज, प्रवर राज, हाँ लिखो। हो गया? हम्म, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? प्रवर राज, अच्छा राजा का नाम बताए थे, राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे ये, मैं समझाऊंगा नहीं, बस इसको लिख दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो पतन की जो है अलग अलग जो है व्याख्या किया है, उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। इसमें जो है फिर अभी जो है वर्मा सर उधर विचार कर रहे हैं। ठीक है, पतन की व्याख्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न मत कह देता हूं मैं। मत मतलब समझते ना, विचार, इनको दृष्टिकोण। ठीक है, अब इसमें जो है
ऐसा। और अब इसमें जो है आप लोग ऐसे जब उसको आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे ही बनाया जा सकता है। ये एक होता है पैरा में लिख दिए, दूसरा क्या होता है, इनको आंसर राइटिंग में ऐसा बना दिए। ये बस फ्लो चार्ट जैसा। ये हालांकि मेरा फ्लो चार्ट बहुत अच्छा नहीं बनता है, आप लोग अच्छा बनाएंगे ये, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो एक इसमें है आर्य आक्रमण का सिद्धांत, सब लिखेंगे आप लोग फटाफट। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आर्यों का आक्रमण हुआ है। ये यही सिद्ध करने के प्रयास किए हैं। किसने? ये मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर बड़ा जाना माना इतिहासकार और बड़ा अधिकारी, ठीक है। इन्होंने यही सिद्ध किया कि ये जो है आर्य भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया या कहीं से भी आए, और उन्होंने जो है अपने जो घोड़े, रथ, घोड़े, कवच, कुंडल और इस तरफ तीर और धनुष, गदा, तो सब जानते हैं ना, ये भाले, ठीक है। इन सबसे जो है, और इनके देवता भी यहां तक, ये खुद तो जो है तोड़ी ही तोड़ी, ये सब तो जो है पतन तोड़ी मारे ही, हत्याएं किए ही है। इनके देवता भी जो है इनके नगरों को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं किए। नगरों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला कौन? पुरंदर, ये है ना, अर्थात इंद्र, ठीक है। तो ये किसका मानना है? व्हीलर का, क्योंकि वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इनके पक्ष में जो बातें कही है वो भी आप कह देंगे, जो समझ में आ चुका है, ठीक है। और दूसरी जो है इनके विपक्ष में जो बातें हैं, तो विपक्ष में जो बातें हैं वो मुख्यतः क्या है कि दोनों के जो है काल अवधि में अंतर है सबसे बड़ा, अगर ऐसा माने तो दोनों के काल अवधि में अंतर है। ये काल अवधि में अंतर होने का मतलब क्या है कि एक जो है हम कहते हैं कि पतन की प्रक्रिया शुरुआत हो रही है इनका 1900 बीसी से, तो 1300 बीसी तक चला। जबकि जो है ये मैक्स मूलर जो मानते हैं, जो मैक्स मूलर है ये मानते हैं कि वैदिक जो आर्य है वो भारत में आए 1500 बीसी में। वैदिक आर्य, ये भारत में इनका आगमन यहां से मानते हैं। ये अपने आप में जो है औचित्यहीन है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। इसीलिए जो है इनको कोई स्वीकार्योक्ति नहीं है। अब इनके जो है कोई तवज्जो नहीं मिलता है ये, ठीक। उसके बाद ये तो ये हो गया कि आर्यों ने आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो विचार इस पर जो है जो जी दिया जाता है, दूसरा जो मत है ये, इस पर दूसरा जो मत है, वहां जो मत है कि बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। यहां पर पहले मैंने क्या बताया? आर्य आक्रमण का सिद्धांत। अब कुछ इतिहासकार है, उनके जो समूह है वो ये मानते हैं कि बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। बाह्य आक्रमण के सिद्धांत का मतलब, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाह्य आक्रमण का सिद्धांत कहते हैं ये इनको। वो सिद्धांत मतलब उनका विचार, दूसरे इतिहासकारों का समूह है ये, ठीक है। तो इसमें क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी के क्षेत्र थे, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाहर से तो आक्रमण हुए, समझदार हो गई पूरे क्षेत्र अब ये ठीक है। तो उसमें जो है ये जो छोटे से क्षेत्र बना देता हूं मैं यहां पर, यहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बाहर से तो आक्रमण हुए, मगर वो जो है वैदिक आर्यों का नहीं, किसी और बाहरी लोगों का आक्रमण था, जिनकी वजह से जो है इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक।
तो इनका मानना है कि ये जो है वैदिक आर्य नहीं, आर्य से पृथक, आर्यों से पृथक अन्य समूह का आक्रमण हुआ। किंतु कोई आम सहमति नहीं, इनको छोड़ ही दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा जो कारक है, ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो तीसरा कारक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ऐसा देखा जाए तो। वो तीसरा कारक में जो है जिनका संबंध जो है जलवायु और जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारक है। ये जो कारक है जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारक, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। अब इसमें जो है कुछ दो तीन बातें हैं, इसमें जो है दो तीन बातें हैं जिनका संबंध जो है पर्यावरण, जिनके संबंध जो है जलवायु या फिर पर्यावरण से है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है, ये पारिस्थितिकी से है ये। ठीक है, पहले बता चुका हूं मैं कि जलवायु परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। तो एक इसमें जो कारक माना जाता है बाढ़ एवं विवर्तनिक विक्षोभ से उत्पन्न जल उत्पादन। थोड़ा सा ठीक है, इसमें क्या है जो एक कारक है इसे माना जाता है जिनका संबंध किससे है, जलवायु और जो पर्यावरण से संबंधित है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही मेन कारण होता है एक्चुअल में हड़प्पा के जो है उनके पूरे पतन का अगर किया जाए तो वो। ठीक है, तो जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारक। तो जलवायु और पर्यावरण के संबंधी कारक का मतलब क्या हुआ, इसमें जलवायु और पारिस्थितिकी में इस प्रकार से परिवर्तन आना शुरू हुआ इस कालखंड में। कालखंड मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 1900 BC में ये। ठीक है, जिससे जो है कई जलवायविक और जो है जो पारिस्थितिकी जो है घटनाएं हुई, जलवायविक और जो है पारिस्थितिकी जो है घटनाएं हुई। ठीक, तो जलवायविक और जो जलवायविक और जो है पारिस्थितिकी जो घटनाएं जो हुई उनके साथ साथ, ये तो मैंने ऊपर की बात की है ना, मैंने सरफेस के ऊपर की बात कर रहा हूं, मैं धरातल के ऊपर की बात कर रहा हूं उस जो हड़प्पाई क्षेत्र में, मगर इनके साथ साथ जो है इसमें कुछ विवर्तनिक विक्षोभ भी उत्पन्न हुए। विवर्तनिक विक्षोभ का मतलब यह है टेक्टोनिक इन्वर्सन हुआ। टेक्टोनिक इन्वर्सन का मतलब क्या है, टेक्टोनिक इन्वर्सन या फिर विवर्तनिक विक्षोभ कहते हैं। विवर्तनिक विक्षोभ का मतलब यह है कि धरातल के या फिर धरातल इनसे जो भूमि, धरातल मतलब जो भूमि, ठीक है, उस भूमि की जो गर्भ में जो चट्टाने हैं, ठीक है, उसमें जो है ऊपर और नीचे कई प्रकार से उसमें जो है तात्विक परिवर्तन हुए। जो कह रहा समझ आ रहा है ये? ठीक है, जो भूगर्भिक संरचना होती है तो पढ़े होंगे आप लोगों ने हाल ही में, ये जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है। अब वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है जो इंटरनल प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो होता है, ये पता समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं, ये मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पृथ्वी के गर्भ में तापमान और दाब में परिवर्तन की वजह से कहीं पर बढ़ रहा है तो कहीं पर घट रहा है। इन सब की वजह से जो है पृथ्वी के गर्भ में जो शैल समूह हैं, जो चट्टाने हैं, कठोर चट्टाने हैं, उस चट्टानों में जो है कहीं पर जो है दरार आ रहा है, तो कहीं पर जो है चट्टान पिघल रही है। ठीक है, तो कहीं पर वो चट्टान जो है जो नीचे मैग्मा के रूप में जो रहती है बिल्कुल तप्त अवस्था में, ठीक है, कमजोर चट्टान मिला, उनको तोड़ करके जो है बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं।
समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो स्वाभाविक है ऐसा जब टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हो गई, इसे बोलते हैं विवर्तनिक क्रियाएं। इसे क्या बोलते हैं? विवर्तनिक क्रियाएं। कि पृथ्वी में गर्भ में जो कोर कहते हैं हम लोग ना, जहां पर तप्त निकिल और लोहा है, तो पता ही होगा, ठीक है, वहां से जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो मैग्मा जो है, चट्टाने क्या है, जो नीचे से जो है दबाव बढ़ती बढ़ती क्या है, आगे बाहर आते आते जो है ऊपरी जो हमारा धरातल वाला जो हिस्सा है, मीन्स क्रस्ट, उसको धक्का दे रहा है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये ऐसी एक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हुआ, जिसकी वजह से जो है जो बड़े बड़े जो डैम थे, ठीक है, मैं उस पार्ट को ले रहा हूं, विवर्तनिक विक्षोभ की बात कर रहा हूं मैं, जो बड़े बड़े डैम थे, और बड़े डैम थे इनके पास, हम जानते हैं ये बड़े डैम मतलब जैसे कि धौलावीरा में खुद जो है बड़े बड़े 3 डैम बनाया था उसने। धौलावीरा 3 नगर भी थे ना साइड साइड में ये, ठीक है, तो उसमें 3 बड़े डैम हुआ करते थे। और वैसे ही जानते हैं हम, नदी तो था ही, मगर जहां पर नदी के किनारे नगर थे, नदी के दूर नगर थे, वहां पर पानी की समस्या था ना, लवणीय भूमि है, उसके लिए क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सब कुछ किए हुए हैं ये, ठीक, इस तरह से ये। तो ये सब चीजें ये, तो ये सब एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पर जो है कि एक तो जो है क्या हुआ, जो विवर्तनिक जो एक्टिविटी जो हुए, एक ये सेगमेंट हुआ। दूसरा जो घटनाक्रम जो चल रहा था कि तापमान में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तापमान में जो है क्या परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तापमान वो बेसिक फैक्टर है, तापमान वो बेसिक फैक्टर है जो किसी भी क्षेत्र की जो है जलवायु जो परिस्थितियां हैं उनको बदल देती है। और एग्जैक्टली यही हो रहा था। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? तो एक कारक क्या चल रहा है, जो भूतात्विक परिवर्तन हो रहा है वो चल रहा है। दूसरा कारक क्या चल रहा है, इस तरफ जलवायु में भी परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। जलवायु में तापमान में परिवर्तन होने से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो किसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, मानसून की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ये? तो इसकी वजह से एक तो उधर डैम भी फट रहे हैं, साथ में तापमान भी परिवर्तन आ रहा है, तो कभी इसमें क्या होगा, बाढ़ आएगा रेंडमली, कभी इसमें क्या होगा, बाढ़ आएगा, तो कभी जो है इसमें सूखा पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही स्थिति समझ लीजिए जैसे कि वर्तमान में जो है तापमान में बढ़ने की वजह से, तापमान के बढ़ने की वजह से यही हो रहा है ना, ग्लोब हमारा जो है वार्म हो रहा है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया तो पूरे जो है ग्लोब की जो है क्लाइमेट में जो है परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, जिनको हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। यही हुआ। तो ये एक बड़ा कारण है एक बड़े सभ्यता के विनाश का, माना जाता है ये। तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ कि एक तो क्या हुआ, बाढ़ आया। एक मैंने क्या बताया, एक बाढ़। अब बाढ़ क्यों आएंगे तो समझ में आ जाएगा ये। बाढ़ के साथ साथ इसमें क्या है, विवर्तनिक नहीं क्या है, विवर्तनिक विक्षोभ। ये यही टर्म से आपको याद करना है, या फिर इसको और बोलते हैं भूतात्विक परिवर्तन। इनको क्या बोलते हैं, भूतात्विक परिवर्तन। इनको बोलते हैं भूतात्विक परिवर्तन या फिर विवर्तनिक विक्षोभ, टेक्टोनिक इन्वर्सन कहते हैं, सही इंग्लिश वर्ड में इनको वो, ठीक है। तो इसकी वजह से बाढ़ और विवर्तनिक विक्षोभ के कारण जो है, के कारण जल उत्प्लावन नहीं गलत हो गया है, आधा पा प्लावन, ठीक है। ये जल उत्प्लावन समझते हैं। जल उत्प्लावन का मतलब ये हुआ कि बाढ़ तो आया, नदी किनारे बाढ़ आएगा, ठीक है, मगर केवल नदी किनारे ही बाढ़ आया ऐसे नहीं है, क्योंकि साथ में और क्या घटनाक्रम भी हो गया, जो विवर्तनिक घटनाक्रम हुए, तो उसकी वजह से जो है एक तो भूमि कहीं पर नीचे चला गया और कहीं पर ऊपर आ गया।
समझ रहे ना ये? तो जो बाढ़ जो का है वो तो डैम तो फट ही गया फाइनली, मगर डैम के साथ साथ जो है नदी भी तो अपना जो है दिशा और दशा बदल रहा है ना। नदी भी जो है अपना दिशा और दशा बदल रहा है। किसकी वजह से? नीचे जो है चट्टान धंस गई है, इसीलिए जो है हड़प्पाई स्थल हमें क्या है, नीचे मिलता है। तो देखे होंगे अवशेष में ये क्या है, नीचे मिलते हैं, उसको गहराई तक खनना पड़ रहा है, उत्खनन करना पड़ रहा है हमें। ये क्या है, भूतात्विक। अब उसके बाद अब वो जब सभाई के जब कुछ नीचे चले गए तो वो तो सभाई के नीचे धंस गए, ठीक है। और जो बचे उसमें जब इतना बड़े क्षेत्र अगर नीचे जाएंगे तो नदी के पानी जाएगा कहां? या तो दिशा बदलेगा ही बदलेगा, मगर वो तो दिशा बदलने में समय लगेगा ना। तब तक क्या है, पूरा क्षेत्र क्या हो गया, जलमग्न हो गया। तो बोलते हैं जल प्लावन, लगता है कि जल में चीजें तैरने लग गई है। क्या होगा ये, इससे उनका विनाश, ये वाला स्थिति। तो ये बड़ा कारण माना जाता है ये, ठीक है। समझ में आया? तो टर्म से यूज किया मैंने। बेसिक बातें इसमें क्या है कि बाढ़ आ गया, विवर्तनिक विक्षोभ उत्पन्न होने की वजह से जो है जल उत्प्लावन की स्थिति निर्मित हो गया, जिससे जो है ये जो सभ्यता है इनका विनाश हो गया। ऐसा जो है एस आर राव, एम आर साहनी, आर एल राइट्स ये मानते हैं। ये कुछ बड़ी इतिहासकार है। ये नाम लिख दूं, साइड में लिख लीजिए, आप लोगों में नाम बता रहा हूं इसमें, ये लिखिए, ठीक है, जल्दी से लिखिए इनको। एक है, क्या नाम है इनका, एस आर राव। वो कहते हैं कि लोथल ऐसा हुआ, लोथल डूब गया, लोथल में ऐसा हुआ, लोथल में ऐसा हुआ, लोथल इसलिए डूब गया। एस आर राव इनका मानना है, ठीक है। और एम आर साहनी, एम आर साहनी, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे। एस आर राव, बाढ़ और जल प्लान वाले में एस आर राव और एम आर साहनी। तो एस आर राव कहता है बाढ़ आया, और एम आर साहनी कहता है जल उत्प्लावन, ठीक है। ये हो गया। एक आगे की कारक में सूखा और पर्यावरण असंतुलन, सूखा और पर्यावरण असंतुलन। ये तो समझ में आ रहा होगा अभी ये, क्योंकि जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसमें एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारी चीज परिवर्तन हो रहा है ना। इसमें जलवायु परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। तो अब इससे क्या होगा, कहीं पर बड़ी मात्रा में क्या है, सूखा। तो इस हड़प्पाई सभ्यता के क्षेत्र में कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और बड़ी मात्रा में, चूंकि नगरों को तो उन्होंने बड़ी मात्रा में, नगर और नगर ही नगर थे, इसमें से कई बड़े नगर थे ना, तो स्वाभाविक है। और बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने किसका प्रयोग किया है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। नालियां और सड़कें सब कुछ बनाने में किसका प्रयोग किया, पक्की ईंटों का। सभाई की इतनी बड़ी मात्रा में पक्की ईंट बनाने के लिए जो है सभाई की कितनी बड़ी मात्रा में जो है इमारती लकड़ियों का उन्होंने दोहन किया होगा। समझ में आ रहा है ये? उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ऐसे भी कम हो रहा था, उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ऐसे भी कम हो रहा था, वर्षा की मात्रा कम हो रहा था, तो स्वाभाविक है अब वहां पर जो है वनस्पति और जो वन की जो मात्रा है वो भी क्या होगा, कम होगा। और ऐसे भी क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्र थे, किसकी तुलना में, इस तरफ की तुलना में, इन सब की तुलना में। यहां पर तो क्या है, कम से कम सघन वन है, मगर यहां तो उतनी सघनता भी नहीं रही होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंटल जो है अनबैलेंस आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है फिर अभी ऐसा जो मानते हैं, एक जो है बड़ा इतिहासकार है, बड़ा जो है इतिहासकार है, फेयर सर्विस, नाम लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, इसको लिख लीजिए, फेयर सर्विस। ये सब नाम लिखने हैं, आप लोग जब पतन के जब कारण देंगे तो वो सब में आएगा ये फेयर सर्विस। और यहां पर मैंने क्या बताया, एस आर राव, और एक क्या बताया था, एम आर है क्या, एम आर साहनी, ठीक है। ये जल उत्पलन वाला ये है, और ये वाला एक्टिविटी है इनका, ये ऐसा,
ठीक है, और ये जो है फेयर सर्विस, और एक नाम और लिख लीजिए वहीं पर, गुरुदीप और विश्वामित्र, विष्णुमित्र। ठीक है, सूखा हो गया, पर्यावरण असंतुलन, संसाधनों का अतिदोहन, यही सब बताते हैं लोगों को। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एक और संभावित कारण में जो है इस तरफ साइड में लिख लीजिए, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। इनको बहुत अधिक तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये के बाद थोड़ा सा एक लाइन लिखूं और, मुझे मालूम है समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है मगर फिर भी ठीक है, लिखूं आगे। इसमें उसका निष्कर्ष है, इसमें उनका निष्कर्ष। दो बातें मुख्य रूप से है इसमें, कि अलग अलग स्थानों के पतन के लिए अलग अलग कारक, अलग अलग लिख लीजिए फटाफट, अलग अलग स्थानों के पतन के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार। ठीक, पहली बात है। दूसरी बात है जो है कि संतुलन बिगड़ गया हड़प्पाई सभ्यता का। संतुलन बिगड़ गया जिस पर सभ्यता टिका हुआ था। टिकी हुई थी, समझ आ रहा ना? ये बैलेंस का जो है इंपॉर्टेंस ये होता है कि संतुलन जो नगर और ग्रामीण बस्ती और इसमें जो संसाधन और इस सब में, ठीक है, ये बिगड़ गया। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये सब जो है एक्टिविटी हुए। ठीक हो गया। सबसे जो नवीन और जो ताजा मत है इस पर पतन में, नवीन मत क्या लिखेंगे? मानसून की स्थिति में परिवर्तन। ठीक, इतनी बातें हैं इसमें ये। और आप लोग अभी बहुत लंबा समय नहीं लेंगे बाहर ब्रेक में, ठीक है? हो गया? ठीक, ये हुआ हड़प्पा सभ्यता, उनके पतन या पतन से संबंधित जितने सारे बातें हैं ये। कल अब इनको हम लिख लेंगे, और एक जो बचा रहेगा उसमें कौन सा, लिखने के साथ साथ वो जो बचा है
यहाँ से कर लो। यस, क्वाइट।